आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। कोविड के समय आरएसएस के लोग आते थे कि आपको कुछ सामग्री में कोई दिक्कत है। जब लॉकडाउन लगा हुआ था, जो जंग हुई चीन के खिलाफ, उसमें संघ बाकायदा सक्रिय हुआ। सेवा के लिए देश की उन्होंने कहा हम उतरे। गांधी की हत्या पहला बैन, आरएसएस पर बैन लगा था। नाथूराम गोडसे की बेसिक ट्रेनिंग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। सावरकर के जो रत्नागिरी में छूटने के बाद जब जिस पीरियड में उनको राजनीति में कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं कर सके, तो वो फिक्शन लिखते थे। हिंदू मर्दों को बोल रहे कि आपको मुसलमान औरतों को रेप करना चाहिए। उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो अंग्रेजों से आज़ादी दिलाना नहीं है, लेकिन हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ और मजबूत बनाना। चुनाव होते हैं आरएसएस में? नहीं, चुनाव नहीं होते, लेकिन दिखाया जाता है कि चुनाव हुए। नहीं, राष्ट्रीय चिन्हों का सम्मान नहीं करते थे। हेडगेवार बीमार हुए और सवाल था उत्तराधिकारी कौन होगा। बहुत बड़े बड़े नेता उनके सामने थे, मतलब स्वयंसेवक थे जिनको वो चुन सकते थे। 34 साल के गोलवलकर को चुनने के पीछे क्या कारण था? कुछ खास किस्म का रिश्ता था हेडगेवार और गोलवालकर के बीच में। ये आप कौन सी किताब के बारे में बोले? गोलवलकर की अपनी किताब है। उसके बारे में तो है कि उन्होंने, अब तो है कि उन्होंने लिखी नहीं। वो उन्होंने ही मना कर दी कि उन्होंने नहीं। हाँ, उन्होंने, लेकिन 20 साल बाद। इस आरोप में कितना दम है फिर कि आरएसएस सवर्णों की संस्था है? 1984 के बाद देखा था कि उस चुनाव में आरएसएस को बिल्कुल लगा था कांग्रेस को समर्थन करना जरूरी है। देखते हैं कि वाजपेयी जी भी ग्वालियर से चुनाव हार जाते हैं। 2014 के बाद से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 2 P's का फायदा हुआ है। प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट हुए हैं और पोजीशंस मिली हैं। कि क्या संघ का काम समाप्त हो चुका है और संघ को अब समाज में विलय कर लेना चाहिए? कहना बहुत आसान होता है, बहुत मुश्किल। कल को मोदी जी नहीं रहे तो 27 सितंबर 2025 की तारीख सिर्फ कैलेंडर का पन्ना नहीं है, बल्कि 100 साल की कहानी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस 100 साल पूरे कर रहा है। इस सफर में संघ ने बहुत कुछ देखा जो आधुनिक भारत की राजनीति और समाज को हिलाकर रख चुका है। आज़ादी की गूंज, गांधी की हत्या का साया, इमरजेंसी की कड़वाहट, बाबरी मस्जिद का तूफान और वो सफर जब अराजनैतिक कहे जाने वाले संघ से 2 प्रधानमंत्री निकले। सवाल उठे, आरोप लगे, बैन भी लगे। 1-2 बार नहीं, 3-3 बार, लेकिन हर बार संघ ज्यादा मजबूत होकर निकला। अब 100 साल बाद ये जानना जरूरी है कि आरएसएस की असल यात्रा कैसी रही, किन उतार चढ़ावों भरी रही, उसने खुद को कितना बदला और क्या वो पाया जिसे पाने के लिए 1925 में उसका गठन हुआ था। तो बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं सभी सवालों के जवाब पाने के लिए हमने न्योता दिया है नीलांजन मुखोपाध्याय को, जिन्होंने कई दशकों से हिंदू संगठनों को कवर किया है, राजनीति को कवर किया है और अपने अनुभवों को किताब में दर्ज किया है, द आरएसएस आइकन्स ऑफ द इंडियन राइट। तो नीलांजन से बात करेंगे, लेकिन आप एक काम कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आंकड़ा बता रहा है कि जितने लोग हमें देखते हैं उतने सब्सक्राइब नहीं करते, तो बस जब तक मैं बात शुरू करूं आप ये काम और कर दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका पढ़ाकू नितिन में। नितिन जी, शुक्रिया बुलाने के लिए अपने कार्यक्रम में। तो सर, कई किताब हैं ऐसे तो आपकी, और हमने आपकी खूब चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन मुझे लगा कि क्योंकि 100 साल हो रहे हैं अब आरएसएस के, तो एक बार बात हो जाए आरएसएस पर। अब बहुत समय से कवर करते रहे हैं, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई हमारे देश में ना रहता हो, पहली बार आया हो और आरएसएस के बारे में सुने, और आपसे अगर ये पूछे कि हमें बताइए कि ये संस्था है क्या, क्या करती है, तो आप क्या कहेंगे आरएसएस के बारे में? कैसे उसे समझाएंगे कि आरएसएस क्या है? देखिए, 2 वाक्य में तो यूं तरह से समझाएंगे बहुत ही संक्षेप में कि ये संगठन को मूलतः हिंदू समाज और हिंदू कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज और उनको थोड़ा सा और मजबूत और सेल्फ कॉन्फिडेंस देने के लिए बनाई गई थी। वो ये मानते थे कि इसके जो संस्थापक थे वो ये मानते थे कि हिंदू जो हैं बाकी संप्रदायों की तुलना में थोड़े दबे रहते हैं, तो उनको थोड़ा दबंग बनाना उनका मेन पर्पस था। और इसीलिए उन्होंने पहले 2 दशकों में सत्ता से कोई लड़ाई नहीं की, उसके गलत साइड पे जाके कभी नहीं खड़े हुए। एंटी कॉलोनियल एजिटेशन चल रहा था उसी समय जब ये बनी थी 1925 में। कांग्रेस की काफ़ी जोर पकड़ चुका था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पहला
वो एजिटेशन था जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों की जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कई सारी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया था। और उस दौर में ये बनती है और ये तय करती है कि उनका प्राइमरी टारगेट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म नहीं है, लेकिन उनका जो प्राइमरी एफर्ट है वो ये है कि हम हिंदू समाज को कैसे एकत्रित करें, कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे हम उनको उनकी डिग्निटी वापस दिला सकें। ये उनका इतिहास के बारे में सोच था। तो इस तरह से मैं समझाऊंगा। मैं सर कुछ किताबें पढ़ रहा था, इनफैक्ट एक किताब में सावरकर पर पढ़ रहा था। उसमें मैंने पाया कि आरएसएस जैसे कुछ और संगठन भी तब महाराष्ट्र में पनप रहे थे और लगभग जैसे आरएसएस की शाखाएं लगती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, ये कोई यूनिक आइडिया नहीं था, और जगह भी होते थे, उसने वहाँ से लिया है। मैं चाहूँगा थोड़ा आरएसएस पे आने से पहले अब ये बताएं उस वक्त का महाराष्ट्र कौन से संगठन क्या हो रहा था। आपने मतलब बहुत सही मुद्दा उठाया है। अक्सर ये माना जाता है कि 1925 और उसको स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है, लेकिन मेरी एक जो धारणा है, मैं मानता हूँ कि आरएसएस का जो प्री हिस्ट्री है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, जो उसके पहले के 3, 3.5 या 4 दशक पुराना जो इतिहास है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम अगर बहुत ही ध्यान से देखें तो हम ये पाएंगे कि जो 1857 की जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो एक तरह से पहली आज़ादी की लड़ाई मानी जाती है, उसमें हमारा कॉम्पोजिट कल्चर, कॉम्पोजिटनेस समाज का वो इकट्ठे एक ही प्लेटफॉर्म पे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो दिल्ली के बादशाह के अंडर एकत्रित हुआ था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन अपने पावर को कब्जे में ले लेती है, मतलब भारत को अपने रूल में ले लेती है, और कई सारे कानून में फेरबदल होते हैं। और वो जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जिसके बारे में हम आप मतलब स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उसकी शुरुआत हमको 1857 के बाद 1860 से दिखने लगता है, और वो हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने की कोशिश शुरू कर देते हैं जी। उसके चलते क्या होता है कि दोनों ट्रैजेक्टरी हमको देखने को मिलती है 1860 के दशक से लेके 1920-25 तक, जब ये फुल्ली आर्टिकुलेट होता है। एक तरफ मुस्लिम की तरफ से भी मतलब इश्यूज बन रही हैं कि उनको थोड़ी दूरी, अपना एक अलग अपनी आइडेंटिटी की पहचान को बढ़ाने के लिए, और यही चीज़ हमको हिंदुओं में भी देखने को मिलती है। हिंदू में बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूँ, हिंदुओं में देखने की जो पहला जो मैनिफेस्टेशन हमको देखने को मिलता है वो महाराष्ट्र और बंगाल में। ये दोनों वो प्रोविंसेस हैं जहाँ सबसे ज़्यादा मतलब एक्सपोजर मिला था ब्रिटिश कॉलोनियल पावर का, और जो कहते हैं कि रेनेसां, वो भी दोनों रीजन्स में ही हुआ था। तो महाराष्ट्र में 1890 के दशक में हमको ये दिखता है कि गणेश पूजा घर से निकलकर पब्लिक बन जाता है, वो एक पब्लिक स्पेक्टिकल हो जाता है, पार्टिसिपेटिव रिलीजन हमको देखने को मिलता है। वही चीज़ हमको बंगाल में देखने को मिलती है दुर्गा पूजा में। दुर्गा पूजा तब तक जो है लोगों के घरों में होती थी, जिसको लोग बोलते हैं बंगाल में, बंगाली शब्दों में, बारोवारी पूजो। मतलब बारोवारी मतलब हमारे घर के, हमारे विद इन द कम्युनिटी की का पूजा, और वो बाहर निकल कर सर्वजनीन हो गया, मतलब पब्लिक वो हो गया। अब आप देखेंगे कि कहते हैं मजाक में कि जहाँ पे भी 5 बंगाली हों वहाँ दुर्गा पूजा तो मिलेगा ही मिलेगा। सेम चीज़ गणेश पूजा के बारे में बोला जाता है। अब तो पिछले 3 दशकों में जैसे जैसे हिंदुत्व का प्रचार हुआ है, तो अब तो ऐसे जगहों में भी आपको गणेश उत्सव देखने को मिलता है जहां आपने कभी गणेश के पब्लिक स्पेक्टिकल होने का कभी देखा नहीं। सही है सर। अगर मुझे ठीक याद आ रहा है तो मैं राजमोहन गांधी की किताब पंजाब कभी पढ़ रहा था, तो मैंने उसमें पाया कि 1857 के बाद, और ख़ासकर रणजीत सिंह के शासन खत्म होने के बाद, अंग्रेज़ों ने ये स्ट्रेटजी अपनाई कि मुसलमानों को सरकारी नौकरी में रखना शुरू कर दिया, जिस वजह से समाज में एक दूरी पैदा होनी शुरू हो गई कि सिखों को ये महसूस हुआ कि हमारा साम्राज्य समाप्त अंग्रेज़ों ने या ईसाइयों ने किया, और अब इनकी रक्षा में या इनकी सेवा में मुसलमान भी हैं,
और मुसलमानों ने भी इसलिए किया क्योंकि उनके दिमाग में था कि रणजीत सिंह के आने के बाद हमारा साम्राज्य खत्म हुआ था, तो अब हम अंग्रेजों के साथ रहेंगे। मगर जब मैं पंजाब की हिस्ट्री थोड़ी पढ़ता हूँ तो मुझे वहाँ पर आर्य समाज तो ज़रूर दिखता है, बिल्कुल। हिंदू महासभा बहुत ज़ोर शोर से नहीं दिखती है, जबकि वहाँ लाला लाजपत राय जैसे बड़े नेता हैं। पर वहाँ कम्युनिस्ट आंदोलन भी बड़ा है, वहाँ पे भगत सिंह और इन लोगों की कोशिशें काफ़ी हुई हैं। पर जब मैं इधर महाराष्ट्र में देखता हूँ या बंगाल तो बाद में देखता हूँ, उतना देखा भी नहीं मैंने, महाराष्ट्र थोड़ा ज़्यादा पढ़ा इस मामले में, मुझे यहाँ पर हिंदू संगठन ज़्यादा ज़ोर शोर से गतिविधियाँ करते दिखाई देते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है कि वो पंजाब या बाकी देश में कम है, यूपी में भी कम है, यहाँ ज़्यादा है? देखिए, जो ऐतिहासिक जो डाइवर्जेंसेस थे हिंदू और मुसलमानों में, वो हमको ख़ास तौर से 20वीं शताब्दी के अर्ली जो दशक हैं उसमें हमको इन इलाकों में देखने को मिलता है। और जब जैसे जैसे टू नेशन थियोरी का प्रोपगेशन शुरू होता है, सिर्फ मुस्लिम लीग द्वारा नहीं, मतलब टू नेशन थियोरी के प्रोपोनेंट में मैं सावरकर को भी मानता हूँ, क्योंकि वो क्लियरली स्पष्ट लिखते हैं अपनी किताब में कि दो अलग अलग राष्ट्र हैं, हिंदू राष्ट्र एक है और एक जो हिंदू राष्ट्र नहीं है, जो लोग बाकी है जिनकी पुण्य भूमि इस जो टेरिटोरियल आइडिया ऑफ भारत जो है यहाँ नहीं है, जिनका बाहर है। तो उसका मतलब है कि मुसलमान और क्रिश्चियन जो हैं वो मक्का और वेटिकन की तरफ देखते हैं, वो लोग उस तरफ देखते हैं और वो लोग यहाँ पे नहीं देखते हैं। तो इसी कारण से जहाँ जहाँ आप देखेंगे कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस, आरएसएस का जो स्प्रेड होता है 1930s 40s के बाद से, वो वहाँ पे होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पार्टीशन की वायलेंस और राइटिंग देखने को मिली थी। तो यही एक कारण जो कनेक्टिंग कॉर्ड है। मैं आरएसएस पर आता हूँ क्योंकि ये तो मैंने चाहा कि एक भूमिका थोड़ी बन जाए, हाँ, लोगों को थोड़ा आइडिया, आपने जैसा कहा 1925 से शुरू करते हैं, लेकिन बीज डल रहे थे कि कोई एक संगठन अब ज़रूर आएगा, क्योंकि एक स्पेस तो था एक संगठन बनने का, और उसमें हिंदू महासभा भी ज़रूर है। मुझे उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट में उसका जिक्र हो जाएगा। आरएसएस भी है और राम राज्य परिषद जैसे बाद में भी हैं। हेडगेवार से शुरू करते हैं। केशव बलिराम हेडगेवार, आरएसएस के पहले सरसंघ चालक और संस्थापक। जब मैं आपकी किताब भी पढ़ रहा हूँ, चैप्टर 2 में आपने किस्से लिखे हैं, मैं देख रहा हूँ कि वो एक ऐसे युवा हैं जो ब्रिटेन के महारानी के जन्मदिन पर मिठाई फेंक देते हैं, मिलती है तो नहीं खाते, और कांग्रेस में भी शामिल हैं वो कहीं, और आज़ादी के आंदोलन में भी ऐसा नहीं बिल्कुल उससे छूते हैं, वो भी ठीक है, उसमें भी हैं। लेकिन जब उन्होंने आरएसएस बना लिया तो फिर क्या कारण था कि उन्होंने आरएसएस को आज़ादी की लड़ाई से दूर रखा, या फिर ये एक अफवाह है कि आरएसएस दूर था? नहीं, आरएसएस दूर तो था। मतलब आप आरएसएस बनने के पहले की जो मेन, मैं मानता हूँ कि अगर आप हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था तो 3 मेजर कॉन्फ्लिक्ट या फिर प्रोटेस्ट के जो हाई पीक्स मानते हैं हम लोग। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1919 से लेके 20-21 तक, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खिलाफत आंदोलन, डांडी मार्च सिविल डिसोबीडियंस, और फाइनली जाके क्विट इंडिया मूवमेंट। ये 3 सबसे हाई पॉइंट्स हैं। इन तीनों में इनका एब्सेंस पूरी तरह से देखने को मिलता है। सिविल डिसोबीडियंस और डांडी मार्च के समय आरएसएस आती है, लेकिन एक संगठन के तौर पे नहीं। हेडगेवार इस्तीफा देते हैं, स्टेप डाउन करते हैं सरसंघ चालक के पद से, किसी और को बनाते हैं और खुद जाके मुख्य जो धारा है उसमें शामिल ना होके जो एक साइड ट्रिब्यूटरी आंदोलन थी जंगल सत्याग्रह करके, उसमें शामिल होते हैं जो सेंट्रल इंडिया में थी। इसके पीछे मूल कारण यह है कि आरएसएस के बारे में सोचना पड़ेगा कि उस समय 1930-31 में आरएसएस वो नहीं थी जो आज थी। बहुत ही छोटी सी एक, मतलब यूं समझिए कि बस एक डिस्ट्रिक्ट तक शहर में रिस्ट्रिक्टेड थी, नागपुर, और वो भी नागपुर में पूरी तरह से नहीं, कुछ मोहल्लों में थी उनकी प्रेजेंसी। तो खैर वो इंडिविजुअली शामिल होते हैं ताकि कोई बैकलैश ना हो संगठन पे उनके इन्वॉल्वमेंट के चलते, जो जाहिर से एक एंटी ब्रिटिश स्टैंड है उसके चलते आरएसएस पे कोई नुकसान ना हो, क्योंकि उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाना नहीं है, लेकिन हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ
और मजबूत बनाने का। यही मतलब उनका मेन पर्पस आरएसएस का इसलिए हेडगेवार ने आरएसएस पर्सनल बनाया था। कैपेसिटी में किया, लेकिन आरएसएस के सामने हाँ, ये उद्देश्य नहीं कि था। वो आरएसएस नहीं अच्छा। आया। इवन जो 26 जनवरी 1930 में जो लाहौर कांग्रेस में तय हुआ कि जो झंडा फहराएंगे, तो उन्होंने उसके साथ ठीक है हम भी झंडा फहराएंगे, लेकिन वो झंडा नहीं फहराएंगे जो भारत के झंडे को सिंबलाइज करता है, जो अल्टीमेटली जाके फिर इवॉल्व करके भारत का जो झंडा बनता है वही जाके बनता है। वो अपना भगवा झंडा फहराया। अच्छा, यूनियन जैक नहीं, यूनियन नहीं, लेकिन चलिए भगवा कर लेते हैं। इंडियन ट्राई कलर नहीं, जो बाद में जाके हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मतलब यूनियन जैक की जगह हाँ, तिरंगा नहीं, लेकिन तिरंगा भगवा नहीं, झंडा हाँ, फहरा सकते हैं हम। बिल्कुल। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि पर्सनल कैपेसिटी में तो वो उस मुख्य धारा में भी नहीं कह रहे हालांकि आप, लेकिन फिर भी कहीं शामिल थे, लेकिन एज आरएसएस के कार्यकर्ता या स्वयंसेवक या उसके संगठनकर्ता के तौर पर, सरसंघचालक के तौर पर नहीं था। आरएसएस को उन्होंने दूर रखा। आगे जाके गोलवलकर ने भी ये किया है, उस पर आऊंगा मैं, लेकिन पहले बताइए आरएसएस और गांधी के रिश्ते कैसे रहे हैं गांधी की हत्या से पहले तक? क्या बातचीत होती थी? एक दूसरे से प्रभावित भी थे? समानताएं थी क्या? कुछ असमानताएं तो लोग बहुत बताते हैं। नहीं, देखिए आरएसएस के साथ रिश्ते के पहले तो हमको वापस जाना पड़ेगा 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, 1906 में, जब गांधी साउथ अफ्रीका में है, वहाँ पे वापस जाते हैं। जो भारतीय जो लोग हैं उनके कुछ मुद्दों के बारे में अंग्रेज़ों सरकार से, ब्रिटिश सरकार से बात करने के लिए वहाँ जाके उनकी सावरकर के साथ पहली मुलाकात होती है। इंडिया हाउस लंदन में 1909 में शायद, 1906 में। अच्छा। 6 में 7 में 1909 में तो जी। मदनलाल ढींगरा के का जो पूरा का पूरा जो एपिसोड था, उसके बाद दोबारा जाके वो मुलाकात होती है, लेकिन वो पहली मुलाकात होती है और उनका लिटमस टेस्ट बहुत अच्छा नहीं होता है। मतलब इंस्टिंक्टिवली दोनों एक दूसरे को अपने मतलब उनको लगता है कि हम दोनों के विचार बिल्कुल अलग हैं। इंस्टिंक्टिवली टेम्परामेंट बिल्कुल फ़र्क था, उसके पीछे जाना नहीं चाहता हूँ मैं। तो वहीं से हम मानेंगे कि जो वर्ल्ड व्यू था महात्मा गांधी और जो लार्जली स्पीकिंग जिसको आज के तारीख में हिंदू नेशनलिस्ट बोला जाता है, उनमें एक फ़र्क था, वो शुरू से दिखता है। पोलाइटनेस के चलते गांधी चूंकि उनका स्टेचर बहुत अलग था, तो कोई अगर उनके प्रति उनके पास आता था आदर के लिए, तो वो उनसे उसी तरह से बात करते थे जैसे उनकी डिग्निटी वाली होती। और ऐसे भी गांधी के पूरे करियर में आप एक चीज़ देखेंगे कि उन्होंने कभी भी पॉलिटिकल रेटोरिक का इस्तेमाल नहीं किया। गांधी जी जब भी कुछ भी बोलते थे, उनके पूरे भाषण, आप अभी भी सारा कुछ पढ़ लीजिए, भाषण, उनकी राइटिंग को पढ़ लीजिए, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि उनके दिल से निकल रहा है। वो किसी पर्पस के लिए कुछ चीज़ नहीं बोल रहे हैं। और कई बार वो चीज़ें ऐसे बोलते थे जो उनकी जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होती थी, शायद उसी से मतलब उसका पर्पस नहीं सॉल्व होता है उस तरह से। यही चीज़ आपको औरों के बारे में मिलेगी कि रेटोरिक, क्योंकि वो मूलतः राजनीतिज्ञ थे। गांधी जी मूलतः वो पॉलिटिशियन नहीं थे। तो इसीलिए हमको देखने को मिलता है कि थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज मतलब उनकी राजनीति बिल्कुल अलग है। और अल्टीमेटली 1930 के दशक के बाद तो जैसे जैसे गांधी जी को लग रहा है कि हिंदुस्तान की आज़ादी मिलने मतलब करीब आ रही है, 1935 का जो कानून बनता है, उसके बाद चुनाव होते हैं, कांग्रेस कई जगह सत्ता में आती है, कई जगह नहीं आती है, उसके बाद में कोalition सरकार बनती है, जिसमें हमको देखने को मिलता है कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग बंगाल में एक ही सरकार में शामिल हैं। तो ऐसे अजीब अजीब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो 47 तक गांधी और जो तमाम जो कम्युनल फोर्सेस थे, इनमें पूरी तरह से डिस्टेंसिंग और दूरी आ चुकी है। लेकिन इनिशियली सर हेडगेवार कांग्रेस में थे, उस समय कांग्रेस के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर आपको मतलब सोशल वर्क या राजनीति किसी भी तरह से आपको अगर इन्वॉल्व होना है, तो कांग्रेस के अलावा तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था। अच्छा, लेकिन जब 1900 मतलब अमृतसर की कांग्रेस होती है 1919 में, उसके बाद 1920 में नागपुर का कांग्रेस होता है, तो तब तक हेडगेवार डिसोल्यूशन हो जाते हैं। वो और उनके जो गुरुजी जिनको मानते थे, मुंजे साहब जो हिंदू महासभा में थे, वो श्री अरबिंदो के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप अध्यक्षता करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि वो चाहते थे कि किसी को बाहर से लेके आए ताकि
उस दिशा में ना जाए जो गांधी जी ले जाना चाहते थे, खिलाफत को कांग्रेस के आंदोलन के अपने एजेंडा में शामिल करके। तो जो गांधी विचार है, जो अहिंसा के इर्द गिर्द पनपता है और जिसे वो मानते हैं कि ये भारत का मूल्य है अहिंसा, क्योंकि वो बौद्ध धर्म में भी दिखती है, बहुत जगह दिखती है, हेडगेवार उससे सहमत नहीं है। उनके तर्क क्या हैं? हेडगेवार से ज़्यादा सावरकर उनके बातों से, मतलब जो नॉन वायलेंस है उससे वो नहीं मतलब एग्री करते हैं। 1906 की जो बात बोलता मुलाकात हूँ, जो है, तो वो गांधी जी को प्रॉन सर्व करते हैं और वो कहते हैं मैं शाकाहारी हूँ। तो बोलते आप कैसे अंग्रेज़ों से लड़ेंगे अगर आप मांस नहीं खाएंगे? तो उस तरह की टॉन्टिंग से शुरू होती है। लेकिन मूलतः जो है, गांधी जी की नॉन वायलेंट जो स्ट्रैटेजी और जो फिलॉसफी थी, वो जो सावरकर या उनसे इन्फ्लुएंस होके, जैसे हेडगेवार उन्होंने आरएसएस बनाई, तो वो लोग मानते थे कि हिंदुओं को कमज़ोर करने में इस तरह की जो विचारधारा है, जो या जो प्रिंसिपल्स हैं, ये बहुत नुकसानदायक हैं। हिंदुओं को वायलेंट होना चाहिए, उनके खिलाफ जो बाकायदा मतलब अगर आप बदला लेना चाहें, क्योंकि आपको इतिहास में आपके खिलाफ बहुत अत्याचार हुआ है। आप सावरकर के जो रत्नागिरी में छूटने के बाद जब जिस पीरियड में उनको राजनीति में कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं कर सके, तो वो फिक्शन लिखते थे। वो फिक्शन को आप पढ़िए तो आप कहेंगे कि ये फिक्शन कम है, ये तो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। मर्दों को, हिंदू मर्दों को बोल रहे कि आपको मुसलमान औरतों को रेप करना चाहिए। इस तरह की बातें वो लिखते हैं, कहानियों में है। सावरकर से प्रभावित हैं हेडगेवार, ये आपकी किताब कह रही है, लेकिन सावरकर खुद कभी आरएसएस में नहीं थे। सावरकर 1937 तक तो थे भी नहीं, क्योंकि उनको ब्रिटिश ने बैन लगा रखा था कि आप किसी भी तरह की पॉलिटिकल राजनीतिक बयान नहीं दे सकते, आप किसी में शामिल नहीं हो सकते, खुद पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उसके बाद वो अ मैन इन अ हरी थे। करीब 1911 से लेके 1937, 26 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, जिस पीरियड में जिनको वो सब नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे। और उनको भी मतलब किसको नहीं, मतलब ख्याति किसको नहीं, ये सब चीज़ें पसंद हैं। किसको अपने आप को, जो प्रोसेसेस चल रही हैं समाज में, बहुत कम लोग होंगे कि उसमें अपने आप को बहुत ही अहम किरदार के तौर पर नहीं देखना चाहेंगे। तो उनमें भी इंटरेस्ट था, उनमें भी एम्बिशन था पर्सनल। वो बहुत बड़े इंसान बनना चाहते थे और उनको लगा कि डायरेक्ट पार्टी पॉलिटिक्स से ही एक तरीका है कि सत्ता में आए। तो उन्होंने खैर खुद नहीं कभी चुनाव लड़ा, लेकिन वो किंग मेकर तो रहे ना। मतलब हिंदू महासभा आखिरकार बंगाल में सरकार में तो रही ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत ही अहम मंत्री रहे बंगाल में, वो हिंदू महासभा के ही रहे। तो पावर तो आता है उस तरह से ना। तो वो पाथ उन्होंने चूज़ किया था और उनको लगता था कि आरएसएस क्या समाज को ऑर्गेनाइज, हिंदुओं को ऑर्गेनाइज करने में लगा हुआ है, किस तरह से करेंगे, क्या करेंगे, इसका मेन पर्पस क्या होगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये भी एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक खेल था, क्योंकि अगर आप नहीं इन्वॉल्व हो रहे राजनीति में, तो जो मूल कारण था कि ब्रिटिश आपसे कभी नाराज़ नहीं होंगे तो आरएसएस को कभी बैन नहीं करेगी, तो वो एक पॉसिबिलिटी पे है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो मतलब सावरकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन जैसे सावरकर हैं, वो कभी आरएसएस में तो उन्होंने उस तरह से अलाइन नहीं थे, लेकिन वो हिंदू महासभा से कोई बहुत दूर नहीं थे, जबकि वो और ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही थी बढ़ चढ़कर पॉलिटिक्स में। देखिए, सावरकर जब 1937 में उनको फाइनली परमिशन मिल जाती है कि वो पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बन जाते हैं। और उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब होने के बाद भी वो एक तरह से बोलते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कि आप प्रेसिडेंसी को संभालो, लेकिन वो कभी ईल्ड नहीं करते हैं स्पेस। पूरे समय पे मतलब रहते हैं ऑन पेपर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लेकिन सावरकर डी फैक्टो बने रहते हैं हमेशा। और यही चीज़ हमको देखने को मिलती है 1946 के चुनाव के समय में भी, और यही चीज़ हमको आगे भी देखने को मिलती है। उसके बाद में तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी
इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल हो गए तो वो रह भी नहीं सकते थे हिंदू महासभा के अध्यक्ष के तौर पे, तो सावरकर कंटिन्यू करते हैं। नीलांजन जी, एक बात मैं देखूं कि अगर उस वक्त के इतिहास को हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा दिखता है कि हिंदू महासभा के नेता कांग्रेस में भी थे। मैं अभी लाला लाजपत राय का नाम ले रहा था, मेरा ख्याल है मालवीय जी भी थे, मदन मोहन मालवीय जी है ना, महासभा में भी थे और वो कांग्रेस में भी थे। इसी तरह आरएसएस में हेडगेवार आरएसएस में भी थे, कांग्रेस में भी थोड़े वक्त रहे। इनफैक्ट जब उनकी बात ना करें तो भी बहुत सारे संघ के स्वयंसेवक हैं जो कांग्रेस में सक्रिय हैं, राजनीतिक क्रियाकलापों में सक्रिय है। क्या उस वक्त ये बहुत नॉर्मल था कि कोई एक व्यक्ति 2-2, 3-3 संगठन का कार्यकर्ता होता था? देखिए, उस समय पॉलिटिकल फ्लूइडिटी बहुत होती थी और संगठन उस तरह से फॉर्मल तरीके से नहीं एग्जिस्ट करता था। आज हम लोग जैसे बोलते हैं कि कांग्रेस 1885 में उसका गठन हुआ था और हम उसको पार्टी के तौर पे कल्पना करते हैं 1885 से लेके, लेकिन नहीं थी, कांग्रेस पार्टी नहीं थी जिस तरह से पार्टी पॉलिटिक्स आज होती है। कांग्रेस 1920 तक कम से कम मूलतः साल में एक बार कुछ लोग आके मिलते थे और उसको कांग्रेस बोला जाता था। कांग्रेस क्या होता था? कई सारे लोगों का इकट्ठा होने को सभा। तो उस सभा को कांग्रेस बोला जाता था, उसके जो अध्यक्ष होते थे उसी को अध्यक्ष होता था। हम लोग जब इतिहास को देखते हैं तो हम लोग आज के वेंटेज पोजीशन से देखते हैं, तो ये वही चीज है कि हिंदुस्तान कहलाता था शायद। हाँ, वो उसका बिल्कुल एक अलग किस्म का प्रोसेस था। तो उसमें लोग यहाँ पे भी शामिल हो रहे हैं, वहाँ पे भी शामिल हो रहे हैं। आपको 1920 में दशक में देखने को मिलेगा कि आरएसएस के गठन के बाद कि उनके लोग, कुछ लोग बाजा बजाने आ गए नागपुर किसी शहर में जहाँ पे कांग्रेस की मीटिंग हो रही है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती थी। जैसे जैसे पॉलिटिकल पोलराइजेशन हुआ, आज़ादी करीब आती गई, उस तरह से लोगों ने अपने अपने संगठनों में जो कहते हैं कि बाउंड्री वॉल खींचना शुरू किया और तब जाके हमको क्लियरली स्ट्रैटिफाइड तरीके से हमको संगठन देखने को मिलते हैं, अलग अलग पार्टीज देखने को मिलती हैं। आरएसएस का जैसे कोई संविधान नहीं था गांधी जी की हत्या के समय, और जब बैन किया गया था, बैन को हटाने के पीछे एक मूल वो लगाया था कि हम तभी हटाएंगे जब आप अपना संविधान बनाएंगे और ये प्लेज करेंगे कि आप हिंदुस्तान के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो आइकॉनिक जो चीज़ें हैं, हमारे जो सिंबल्स हैं, नेशनल सिंबल्स हैं, उनको भी आप अपनाते हो। मतलब हिंदुस्तान का झंडा, हिंदुस्तान के तमाम राष्ट्रीय गान वगैरह कई सारे ऐसे चीज़ें थे, तो आपको अपनाना पड़ेगा, तभी जाके होगा। हमने सावरकर की बात की कि वो क्यों आरएसएस में नहीं गए, लेकिन हेडगेवार जिनसे प्रभावित थे उनमें बीएस मुंजे भी हैं, महासभा वाले जी। आरएसएस बनने के लिए जो मीटिंग 1925 में हुई उसमें वो शामिल थे, डॉक्टर मुंजे। वो क्यों आरएसएस में नहीं बने रहे? देखिए, मुंजे उस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड नहीं थे, उनके और सारे और कई इंटरेस्ट थे। उन्होंने जैसे एक मेजर काम किया, उन्होंने जो यूरोपियन जो एक्सक्लूसिव सोसाइटीज़, जो फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पे बात, तो उनके साथ उन्होंने अपनी इंटरेक्शन बढ़ाई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे वो, वहाँ से लौटते हुए इटली गए थे, वहाँ पे मुसोलिनी की पार्टी के साथ उन्होंने बहुत समय बिताया। पूरा का पूरा जो यूरोपियन फासिस्ट मूवमेंट था 1930s और 1940s में, उनका हिंदुस्तान में महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनका जो पूरा का एक जो कैंप था, इनसे ये लोग उनसे कैसे किस तरीके से प्रभावित हुए, इसके बारे में अभी भी हमको कंप्लीट पिक्चर नहीं है। मैं जानता हूँ बहुत सीनियर एकेडमिशियंस हैं, मतलब हम लोगों के समय के ही हैं, जिन लोगों ने उतना ही समय बिताया है एकेडमिक्स में जितना हम जैसे लोगों ने पत्रकारिता में बिताया है, वो अभी भी शोध कर रहे हैं। विनायक चतुर्वेदी, जिन्होंने सावरकर पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिखी, वो अब अगला दौर ऑफ रिसर्च उन्हीं पे करें कि यूरोपियन फासिस्ट का इन्फ्लुएंस कैसे रहा। इटालियन जो महिला है मारिया कैसलोरी, वो अभी भी आगे शोध कर रही हैं देखने के लिए। तो वो लोग शोध करेंगे, लिखेंगे कुछ, तो हम जैसे लोग उसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, और फिर उसको हम अपने प्रैक्टिस्ड
पॉलिटिक्स में किस तरह से लागू हुआ, उसका क्या हुआ, उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे और फिर बात। इससे मेरे मन में एक सवाल आया, जैसे हमने फासिज्म और नाजिज्म के बारे में थोड़ा पढ़ा, तो उसके कई मूल्यों में जो बड़े ख़राब थे, एक मूल्य लेकिन है जो समाजवाद है। मुझे नहीं पता फासिज्म में कितना, नाजिज्म में तो है ही। तो अगर हम ये कहते हैं कि मुझे ने फासिस्ट लोगों से कुछ सीखा और उसे यहाँ प्रैक्टिस करने की कोशिश की, क्या हिंदू महासभा में कभी कोई समाजवादी रुझान भी दिखाई दिया किसी को? नहीं, देखिए, मैंने शोध नहीं किया है और इसीलिए मैं डेफिनेटिवली शायद नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जो क्रोनिज्म जो एक शब्द है जो हिंदुस्तान में आजकल पिछले 10-11 साल से हम लोग हमारे राजनीतिक स्पेस में जिसकी बहुत चर्चा होती रहती है कि कुछ गिने चुने लोगों का अनप्रेसिडेंटेड राइज, तो वही सारी चीज़ें हमको सुनने में आता है कि हमको जर्मनी के इतिहास में भी देखने को मिलता है, और पता नहीं कि शायद और रिसर्च हमको मिलेगा तो पता चलेगा कि इटली में भी शायद ऐसा कुछ हुआ हो। ये इंटरेस्टिंग है, आपने विषय तो दे ही दिया। बहुत सारे लोग आजकल अच्छी अच्छी किताबें लिख रहे हैं, मैं चाहूँगा कभी इस पर तो बात होनी चाहिए। बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि इस पूरे दौर को और डीपली स्टडी करने की ज़रूरत है। हाँ, और स्टडी करना वो भी ओपन माइंड के साथ। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। इनफैक्ट सर, आज़ादी के आंदोलन में जो भारत में हो रहा था, जो हमारी धरती पर हो रहा था, उस पर बहुत काम है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे जो हिंदुस्तान के बाहर काम कर रहे थे, उन पर भी कम काम हुआ है। नहीं, उन पर तो खैर बहुत कम काम हुआ ही है। हिंदुस्तान में भी जो इतनी धाराएं थी उनमें से निहित, मैं इस बात को बिल्कुल मतलब एग्री करता हूँ, थोड़ा सा कांग्रेस सेंट्रिक रहा है। हाँ। उसके पीछे मूल कारण ये था कि अल्टीमेटली वही मुख्य धारा थी। तो मुख्य धारा के तमाम पहलुओं को समझना पहला टास्क है। जब ये पूरा हो जाएगा तब और सेकंड, थर्ड, फोर्थ पर देखेंगे फिर। अच्छा, एक आपकी किताब में सावरकर पर दूसरा चैप्टर है ना जी। अभी आप थोड़ी देर पहले बोल भी रहे थे कि सावरकर की समझ में पितृभूमि पुण्य भूमि वाला कॉन्सेप्ट है। वो मानते हैं जिनकी पुण्य भूमि भारत है वो तो ठीक है, लेकिन भारत नहीं है तो भारतीय नहीं है, मोटा माटी। हेडगेवार कह रहे हैं कि भारत में रहने वाले सब हिंदू हैं। ये फर्क जो हम अब समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ा फर्क था क्या उस वक्त समझ का? नहीं, मेरे ख्याल से ये नुआंसेस का फर्क था। अब इन सब चीज़ों को किसने किस तरह से इंटरप्रेट किया, और आप सावरकर की ही बात कर रहे हैं तो सावरकर की जो किताब जिससे इंस्पायर होकर हेडगेवार ने आरएसएस का गठन किया था, एसेंशियल्स ऑफ हिंदुइज्म, जो बाद में हिंदुत्व के पंच प्राण, जो बाद में जो जिसके कई और नाम हुए, एसेंशियल्स ऑफ हिंदुइज्म के नाम से मतलब किताब छपी थी, और जो सबसे पहली बात जो छपी थी। तो उसके बाद उसका अलग अलग तरीके से लोग मैनिफेस्ट करते हैं। तो अब जैसे मैं ही कुछ दिन पहले मैं पढ़ा था, तो हर बार आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको, क्योंकि ये इतना डेंस कंस्ट्रक्शन है आइडियोलॉजिकली कि आपको हर चीज़, कोई भी सेक्शन हो, उसको नए तरीके से देखने को मिलता है, क्योंकि आप उस समय उस इशू के लिए रिसेप्टिव हैं। जैसे एक पर्टिकुलर चीज़ जिसके बारे में मैं शेयर कर रहा हूँ कि उस किताब में सावरकर लिखते हैं कि भारत का जो आइडिया है, ये शुरू होती है जो सप्त सिंधु टेरिटरी है, सिंधु और 2 नदियाँ, बाकी पंजाब की 5 नदियाँ, एक सिंधु माने इंडस और सरस्वती। तो इस ओरिजिनल स्पेस में जो वो मूल बुनियाद मानते हैं, उसमें गंगा नहीं है। हाँ, सबसे पहले दिमाग में आता है, ना गंगा है ना दोआब है, गेंजेटिक प्लेन्स ही नहीं है, विंध्याचल के नीचे की तो हिस्से की तो बाद में करें। तो उसी किताब में वो लिखते हैं और बात करने लगते हैं रामायण की, जैसे वो इतिहास है यहाँ का। तो ये बताते हैं कि रामायण में पहली बार जो है राम सीता, उनके जो लोग थे, ये लोग सारे ये उत्तर भारतीय उत्तर के लोग थे, और रामायण में जाके इनकी पहली बार दक्षिण के लोगों से, हनुमान और उनके लोगों को से मुलाकात, इंटरेक्शन होता है। तो इंटरेक्शन जो होता है, हनुमान, सुग्रीव, बाली, ये सारे के सारे जो हैं ये साउथ इंडियन हो गए या दक्षिण के लोग हो गए। और उनका ये मानना है, वो अपने किताब में लिखते हैं कि भारत का जो आइडिया है वो उस समय इवॉल्व होके फाइनली आता है जब लोग साथ रहने लगते हैं, जब राम
लंका पे युद्ध करके जीत हासिल करके अयोध्या लौटते हैं और सारे लोग विक्ट्री प्रोसेशन में आते हैं, तो पहली बार ये पूरा का पूरा जो लैंडेड जो स्फीयर है, टेरिटरी है, इसके लोग इकट्ठे हो जाते हैं और मिलजुल के रहने लगते हैं। तो मतलब ये उस तरह का डेफिनेशन पढ़े हैं हमेशा, लेकिन कभी ध्यान नहीं गया है, क्योंकि हम सब लोग जो होते हैं, मतलब मैं ये कहूँगा कि हम पत्रकारों की एक कमी है कि हम लोगों की रीडिंग भी नीड बेस्ड होती है। हम जैसे लोग, मेरे जो जनरेशन के जो पत्रकार हैं, हम लोगों ने संघ के बारे में 1980 के दशक में, और वो भी सेकेंड हाफ में पढ़ा, जब धीरे धीरे ये समझ में आ गया कि अयोध्या आंदोलन जोर पकड़ा है और ये सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे तक नहीं रुका रहेगा। जब हमने देखा कि हेडगेवार सेंटेनरी हो रही है, कई शुरू में तो बहुत लोग ऐसे थे हम में से, पत्रकारों में से, जो हेडगेवार का नाम को ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते थे, क्योंकि नाम नहीं सुने थे हम लोगों ने जिस जनरेशन के, हम लोग पोस्ट इमरजेंसी जनरेशन ऑफ जर्नलिस्ट हम लोग मानते हैं। मैगजीन का एक्सप्लोजन होता है, इंडिया टुडे आप लोगों की कंपनी की पहली मैगजीन थी, जो एक तरह से मैगजीन एक्सप्लोजन को इनिशिएट करता है उस पूरे पीरियड में। तो एक खास कॉन्टेक्स्ट में उभर के सारा कुछ हुआ था, तो वो धीरे धीरे समझे कि ये हो रहा है, तो तब पढ़ना शुरू किए। पहली किताबें भी बहुत कम उपलब्ध थी। वॉल्टर एंडरसन और श्रीधर दामले की पहली किताब ब्रदरहुड इन सैफरन, वो पहली किताब थी, वो भी 1989 या 1990 में पहली किताब अंग्रेजी में, जो एक व्यापक तौर से 1920s से लेके 1980s तक के ऊपर किस पूरे प्रोसेस को ट्रैक डाउन करती है, समझाती है, तो वो देखने को मिलती है। उसके बाद मेरी किताब आती है 1994 में, जो अंग्रेजी के उसमें जो मतलब स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज है अभी भी। क्रिस्टोफ जेफरेलॉ की किताब आती है, लेकिन वो अंग्रेजी में हिंदुस्तान में उसके बाद में आती है, 1995 या 96 में आती है। तो धीरे धीरे लिटरेचर बढ़ता है, और उस लिटरेचर को कंज्यूम करने के बाद हम सब लोगों का कलेक्टिव ज्ञान बढ़ता है। 47 पे आऊँगा, गांधी की हत्या हुई, बैन लगे, और भी बहुत कुछ हुआ। मेरा मन है आज इस पॉडकास्ट में जो आपने किताब में शायद बहुत विस्तार दिया होगा, बहुत सारी सीमाएं होती हैं, इतने पेज, इतना ये सब, मैं चाहता हूँ आप बात करें, लेकिन मैं पहले समझना चाह रहा हूँ कि 25 से लेके 47 तक आरएसएस के विस्तार में किन चीज़ों ने रोल प्ले किया, क्या करते थे वो लोग? सेंस ऑफ अदर, दूसरे हैं, वो मुसलमान हैं, वो आपको कमज़ोर कर रहे हैं, आप पे बहुत अत्याचार किया है, आप मजबूत होइए, और इतिहास में आपके ऊपर जो गलत हुआ है उसका आप एक तौर से उसका रिट्रीब्यूशन सीख करिए। आप देश को अपने कल्चर में ढालिए, क्योंकि यही इस देश का कल्चर है। वो लोग यहाँ रह सकते हैं, लेकिन उनको हमारे कल्चर को अपनाना पड़ेगा, अपने आप को हिंदू मानना पड़ेगा। ये शुरू से मानते थे कि हिंदू होना, हिंदूज मतलब हिंदू धर्म को मानना नहीं है। एक हिंदू एक कल्चरल एंटिटी है, वो धार्मिक नहीं। ये लाइन शुरू से है, ये शुरू से है। लोगों ने अब शुरू किया कि नहीं अभी भागवत जी ने कहा है, अब बदल रहा है। नहीं ऐसा नहीं है। बहुत मतलब कम समझ है, मैं जो कहूँगा, क्योंकि हमेशा से रहा है कि जो अगर आप हमें पूछें कि क्या मूल फर्क है, तो मैं कहूँगा 100 साल हो गए, 100 साल से भी ज़्यादा हिंदुस्तानी राष्ट्रवाद के 2 धाराएं हैं जो कभी मिली नहीं है और ना आगे कभी मिलेंगी। एक जो सबको साथ लेके चलता है, और दूसरा जो खुद चलता है और बोलता है बाकी लोग आ सकते हैं बशर्ते वो हमारे आइडेंटिटी को अपनाएं। एक गांधी जी वाला, गांधी नेहरू वाला ऑल इंक्लूसिव, और दूसरी तरफ है ऑल मतलब एक्सक्लूसिव किस्म की एक राष्ट्रवाद बोले कुछ लोग, इतिहासकार लोग बोलते हैं कि हम उनको नेशनलिस्ट मानते ही नहीं है, हमारे हिसाब से वो कम्युनलिस्ट हैं, क्योंकि वो सब जो लोग रहते हैं उनमें से आधे लोगों को तो बोल देते हैं, मतलब नॉट 50%, आधे मतलब एक बहुत बड़े तबके को बोल देते थे कि ये आप हमारे हैं नहीं, आप रह सकते हो प्रोवाइडेड
हमारे समाज के, हमारे संस्कृति को आप अपनाएं। मेरी जब नरेंद्र मोदी जी के किताब के ऊपर जब काम हो रहा था तो मैंने उनको एक बहुत ही पॉइंटेड सवाल पूछा था। मैंने कहा था कि आप हमेशा कहते हैं कि आप 6 करोड़ गुजराती के नेता हैं, आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये 6 करोड़ गुजरातियों में से 10% मुसलमान हैं। आप उनके प्रति किस तरह से मतलब किस तरह से आप देखते हैं उनको? बोलते हमको कोई परहेज नहीं है, कोई किस धर्म को माने, लेकिन हम ये मानते हैं कि हर कोई जो है हमारे आदर्शों को और हमारे महापुरुषों को अपनाए। तो मैंने पूछा था कि अयोध्या आंदोलन के समय यही कहा जाता था कि सबको राम को अपनाना चाहिए। तो बोलते हाँ, ये उस समय की आंदोलन की वही सोच थी। तो एक तरह से वो एक्सेप्ट करते हैं कि जो भी यहाँ रहता है, पूरा जो संघ का जो या हिंदू महासभा या जो तमाम लोग हैं, इनकी सोच ये है कि हमारे जो आदर्श हैं और जो महापुरुष हैं, वो महापुरुष में राम, श्री परशुराम राम भी हैं, शिवजी भी हैं, हमारी देवी देवताएं भी हैं, और आदर्श भी हम लोग डिफाइन करते चलेंगे क्या है, तो उनको अपनाना चाहिए। मैं ना स्ट्रक्चर पर सवाल करूंगा, शाखाएं या आईटीसी ओटीसी पर थोड़े थोड़े सवाल करूंगा, लेकिन आपने जो बात की है इससे मेरे 2 सवाल बने। पहला तो ये कि उस वक्त तो और भी हिंदू संगठन होंगे जो इसी तरह का उद्देश्य जिनका होगा कि भाई एक हिंदूवादी एजेंडा है, सब इस पर सहमत हो, देश इस तरफ चले, बल्कि कांग्रेस की जो नीति है उस पर ना चले। तो ऐसे तो बहुत होंगे। क्या आरएसएस की सफलता में एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि वो उन बहुत सारे संगठनों के मुकाबले इस मामले में ज़्यादा उदार है, कि वो ये कह रहा है कि आप सब खुद को हिंदू कह सकते हैं क्योंकि आप सिंधु के क्षेत्र में रह रहे हैं, सब सिंधु आपके हिसाब से सावरकर जो आपने देखिए ये सब बातें उतनी कोई मतलब कैटेगोरिकली तो नहीं कही गई थी उस समय आरएसएस के बारे में, जो मैं कह रहा था पहले कि कोई इतना बड़ा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन तो था नहीं, छोटा मोटा एक ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, मतलब काफ़ी आज़ादी के समय तक काफ़ी और राज्यों में फैल गया, ठीक ठाक अच्छा प्रेजेंस है, आपको सिंध में भी देखने को मिलेंगे, वहाँ के नौजवानों में भी देखने को मिलेंगे। अडवाणी जी खुद सिंध के वहीं से निकल के आए थे। हाँ बिल्कुल, मतलब नेचुरल उनकी ऑटोबायोग्राफी में पढ़ा मैंने कि हाँ तो ये सब, लेकिन क्या है कि तब भी कांग्रेस की तुलना में तो ये बहुत ही मिनिस्कुल, बहुत ही छोटा मतलब संगठन था और इन्फ्लुएंस भी बहुत कम था। तो हम उतना ज़्यादा कैटेगोरिकली मतलब मैं सर हिंदू संगठनों के मुकाबले में कह रहा हूँ। हाँ, मेरे ख्याल से जो है आरएसएस के प्रति जो मेन जो अट्रैक्शन था वो ये था कि उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि कांग्रेस और कांग्रेस के अंदर गांधी और नेहरू ये लोग रिस्पॉन्सिबल थे देश के बंटवारे में। चीज़ को जो कैटेगोरिकली बोलने के पीछे, और मतलब आप देखेंगे कि 48 में गांधी जी की हत्या के पहले उन पे हमला एक बार पहले भी हुआ था, मतलब जब नासिक में नहीं कोई दूसरे शहर में एक आयोजन हुआ था, तो वहाँ पे गोडसे और उनके साथी वो लोग गए थे वहाँ पे। तो कैटेगोरिकली इस तरह से हमला नहीं हुआ था, हाँ, लेकिन प्लान कुछ था कि हम गांधी पे टारगेट करेंगे। तो ये सब चीज़ें तो एंटी कांग्रेसिज्म की वजह से और वो एंटी गांधी, ये बातें तो हिंदू महासभा ने भी कही थी, उसका प्रभाव हो गया। हिंदू महासभा राजनीति में, चुनावी राजनीति में उलझी हुई थी, चुनावी राजनीति में वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए, इसलिए उसके पीछे उनके पीछे आगे कोई फ्यूचर नहीं। राम राज्य परिषद बहुत ही लिमिटेड थी, मतलब उनका प्रेजेंस भी बहुत ही कम इलाकों में था, और यूपी के कुछ एरियाज में था थोड़ा बहुत। उधर उत्तर अभिनव भारत संस्था भी थी मेरा ख्याल, अनुशीलन वाले भी काम कर रहे थे। हाँ, काफी दिनों तक अनुशीलन तो खैर बहुत पहले बंगाल से शुरू हुई थी 1890 के समय। किसी ने इतना जोर क्यों नहीं पकड़ा, आरएसएस ने कैसे पकड़ लिया फिर? जबकि मैं यही बोल रहा हूँ कि ना ये एक हिंसक संगठन था, इन्होंने नहीं किया, ना इन्होंने किसी ऐसे बड़े आंदोलन में पार्ट लिया कि लोग आकर्षित हो गए। तीसरा,
आप खुद कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग 80 में जान पाए हेडगेवार कौन थे, तो ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं था। मेरे ख्याल से मूल कारण था कि इनका जो शाखा का जो कॉन्सेप्ट था वो एक डे टू डे टच में रहने का एक इंस्ट्रूमेंट बन गया, जो कांग्रेस के भी शुरू में नहीं होता था। कांग्रेस का भी संगठन में नेटवर्क उस तरह से नहीं था ये, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में देखने को मिलता है जब से इन्होंने संगठन बनाया तब से शाखा पे जोर रहा है कि चाहे 5 लोग ही हों लेकिन हम रोज सुबह एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मिलेंगे। जो पिछले 10 या पिछले 20-25 सालों में जो सबसे ज़्यादा जो आरएस के सामने चैलेंज रहा है हिंदुस्तान के कंटेम्प्रेरी राजनीति में, वो एक ही शाखा का कॉन्सेप्ट बहुत हद तक खत्म हो गया है। इसलिए फिजिकल ई शाखाओं पर तो आए हैं, ई शाखाओं पे आए हैं, लेकिन उसमें वो टच तो नहीं है ना। उसमें आप 5 काम करते करते एक ई शाखा में भी तो लॉग इन करके बैठे हुए हैं ना। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ जो अटेंशन वो तो है ना, कम हो गया। तो इसका मैं इसी पर अब आ रहा था, ये दोनों सवाल तो मेरे हो ही गए कि आरएसएस जो संगठन बनाने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए काम करता है, उसमें एक तो ये है कि शाखा लगनी चाहिए। सबसे पहला जोर इसी पर है कि शाखा लगे, सुबह ज़रूर लगे और फिर शाम में भी होती है। मैं चाहूँगा आप और भी बताएं कि और क्या क्या करते हैं। जैसे आईटीसी ओटीसी वाला मामला है, शिविर लगते हैं, उसमें तो बहुत कम प्रचारक लोग होते एकदम हैं, डोर टू डोर संपर्क रखते हैं, परिवारों में संपर्क रखते हैं। मैं चाहूँगा जिन्हें नहीं मालूम है, बहुत ऊपर ऊपर से लोगों को बहुत कुछ पता है, इंटरनली क्या क्या करता है संघ। अब देखिए, जैसे कोई भी चीज़, कोई भी घटना होती है तो डोर टू डोर कैंपेन करने का। जैसे आप राम मंदिर का ही मुद्दा लीजिए। हमारे घर में, हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, एक अपर मिडिल क्लास लोकेलिटी में रहते हैं, सोसाइटीज़ के फ्लैट्स हैं, हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे भी 2018 में जब हम वहाँ थे तो 2018 में आना शुरू किए कि जी 2019 का चुनाव आने वाला है, राम मंदिर का भी की भी तैयारी करनी चाहिए, हम लोगों को प्रेशर बनाना चाहिए। उसके बाद खैर 2019 का चुनाव हो जाता है, उसका कोविड हो जाता है। कोविड के समय लगातार आपको देखने को मिलेंगे कि हर जगह में इसकी रिपोर्ट्स भी आती हैं, हमने तो फिजिकली देखा भी है कि आरएसएस के लोग आते थे कि आपको कुछ सामग्री में कोई दिक्कत है, जब लॉकडाउन लगा हुआ था कि किसी चीज़ में कोई कुछ चीज़ खरीदने में दिक्कत हो रही है, हम आपको मदद करेंगे, यानी मतलब कर सकते हैं क्या किसी तरह से। तो वो एक जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन टच देने की कोशिश ये आरएसएस के लोगों ने हमेशा से की है, और इसी कारण से इन्होंने एक तरह से अपना नेटवर्क और प्रेजेंस को बढ़ाया है। राजनीतिक तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। यही 2019 के चुनाव में हमने देखा था कि इनके लोग जो हैं, इनके साथ सफ़र भी किया था, वेस्टर्न यूपी में कई जगह में गांव-गांव घूमे थे और देखा था कि किस दबंग तरीके से इंश्योर कर रहे थे कि उन्हीं के लोग जाके वोट दे पा रहे थे और दूसरों के लोग जाके वोट नहीं दे पा रहे थे। बिल्कुल, मतलब हमको पता है कि किस तरह से कई दशकों से बूथ कैप्चरिंग, वोट प्रेशराइजिंग, इन सब तमाम टेक्निक्स होती हैं, उनको दोबारा से अपने आंखों से देखे थे कि आरएसएस के लोग कैसे इन्वॉल्व होते हैं। तो ये होता है। अच्छा, उसके बाद राम मंदिर बनने की बात हुई, तो राम मंदिर बनेगा तो उसके लिए चंदा लेने के लिए वो लोग घर पे आते हैं। उनको पता है कि आप कौन हैं, क्योंकि वो घर घर की मैपिंग करते हैं। उनको पता है कि आप अगर आए हैं तो मेरा घर है, अगर तो मेरे बारे में पूरा उनके पास बायोडेटा होगा कि हम पत्रकार हैं, ये लिखते हैं, इस तरह की सोच वाले हैं। लेकिन उसके बावजूद वो आके ऑफेंसिव तरीके से आपसे बात नहीं करेंगे और हम भी ऑफेंसिव तरीके से उनसे बात नहीं करेंगे। तो वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है। ये लेकिन ब्रीच हो जाती है जब वो दूसरे संप्रदाय के लोगों से बातचीत करते हैं। कोशिश होती है कि मतलब पोलाइटली बात करें, लेकिन हाँ कई बार हो जाती है कि जो बेसिक जो डाइवर्जेंसेस हैं, हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन, वो चीज़ें सामने उभर के आ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, और प्रोफेशनली जो बहुत संघ परिवार हम लोग बोलते रहते हैं, लेकिन हमको दिखाई देता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, यही चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इसी तरह से दिखते रहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे कोई संगठन नहीं है जिसमें संघ का कोई संगठन नहीं है। वो चाहे एक सर्विसमैन हो, चाहे ग्राहकों के
राइट्स के लिए लड़ाई का जो पूरा जो सेक्टर है, उसमें भी कुछ ऐसे संगठन होंगे जिनका एफिलिएशन आरएसएस के साथ है। चाहे मजदूरों का भी हो, चाहे मजदूरों का education तो भी क्या हो। सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन तो भारतीय मजदूर संघ है, तो उसके बारे में तो सबको पता है। एबीवीपी भी इस देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। संस्कार भारती है, भारत संस्कार विकास परिषद भारती है, हाँ। सेवा भारती है, हाँ, आदिवासियों के साथ में आदिवासियों के लिए भी हाँ, है। तमाम संगठन है। विश्व उस हिंदू तरह से परिषद भी आरएसएस का ही है। विश्व हिंदू परिषद भी है, बिल्कुल। तो तभी ना जाके 40, 45, 50, कुछ लोगों का मानना है कि 70, 80 हैं। आनुषांगिक संगठन। हाँ, जो जिसको एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन जी। अंग्रेजी में कहा जाता है, और इनका किसी के साथ कोई ऑफिशियल लिंकेज नहीं है। आरएसएस अभी भी रजिस्टर्ड संगठन नहीं है। जितना मैं जानता हूँ उनका अभी भी बैंक का खाता नहीं है। तो फिर संविधान में क्या लिखा गया था? संविधान में अच्छी अच्छी बातें जो लिखी जाती हैं कि इनको इस तरह से होगा, ये इलेक्शन का प्रोसेस होगा, उस तरह से चुनाव होंगे, ये सब बातें लिखी। चुनाव होते हैं आरएसएस में? नहीं, चुनाव नहीं होते, लेकिन दिखाया जाता है कि चुनाव हुए हैं। तो फिर कैसे तय होते हैं सरसंघचालक? चर्चा से, जिस तरह से सर्वसम्मति से? जिस तरह से हाँ, सब सम्मति से, जिस तरह से लगभग मैं कहूँगा कि हमारे देश के हर राजनीतिक दल के नेता चुने जाते हैं। कहाँ आपको उस तरह के चुनाव देखने को मिलेंगे जो सोनिया गांधी और हमारे पायलट नहीं, नॉट पायलट, उसके पहले जो शरद पवार वाला? नहीं, उत्तर प्रदेश के जो थे, जिनके बेटे अभी बीजेपी में वापस जीते थे। हाँ जी, उधर जो थे। तो उस तरह की चुनाव कहाँ देखने को मिलते हैं आपको? भारतीय जनता पार्टी में कभी अध्यक्ष पद के लिए कभी कोई चुनाव नहीं हुआ। हाँ, पहले चर्चा ज़्यादा होती थी, अब तो चर्चा भी नहीं होती है। लेकिन आरएसएस के मामले में मॉडल असरदार तो काफ़ी साबित हुआ है। अभी तक तो हमने कभी नहीं देखा कि दो फाड़ हो गया वो संगठन, वापस किसी को मनाना पड़ा। जो चल रहा है चल रहा है। किसमें? आरएसएस के अंदर? नहीं, आरएसएस के अंदर जो लोग छोड़ के गए वो लोग छोड़ के चले गए। उन लोगों ने कभी दूसरा पैरेलल संगठन खड़ा करने की कोशिश नहीं की। कई लोग जिनके साथ जो समस्या होती थी कि नाराज होकर चले गए, तो उन्होंने मतलब उनकी कमिटमेंट रही उसी आइडियोलॉजी में, छोड़ के नहीं गए। जैसे नानाजी देशमुख बहुत नाराज होके गए थे, लेकिन उनको कभी मतलब यहाँ से त्याग नहीं दिया उन्होंने। पूरी तरह से जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको कभी स्नैप नहीं, मतलब व्यक्तियों से मतभेद हो सकता है। हाँ, लेकिन संगठन या उसके विचार से आइडियोलॉजी से तो मतलब जुड़े रहे ना। लेकिन एक चीज़ इसमें हमने बात नहीं की, जो प्रचारक हैं, जो आनुषांगिक संगठन हैं, उनमें आरएसएस अपने प्रचारक भेजता है, जो संगठन मंत्री के तौर पर भी काम करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, एबीवीपी में भी हैं, विश्व हिंदू परिषद में भी हैं। तो भले ही ऑफिशियल लिंकेज तो नहीं है, लेकिन जितना मेरी समझ में आता है, आप भी बेहतर बताएंगे, आरएसएस का प्रचारक अगर वहाँ पर है तो फिर वो संगठन किसी और लाइन को कभी ले लेगा, इसका खतरा बहुत कम हो जाता है। लेकिन लीगली तो आप नहीं एस्टैब्लिश कर सकते ना। कोई ऑफिस ऑर्डर तो नहीं निकला था ना 1987 में कि नरेंद्र मोदी और के.एन. गोविंदाचार्य को भारतीय जनता पार्टी में डिप्यूट किया जाए। नहीं किया था। संजय जोशी भी उन्हीं के साथ, मतलब ये 3 लोग जो सबसे प्रमुख थे जो 1987 में डिप्यूट हुए थे बीजेपी में। उसके पहले जब 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी, और जब भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में गांधीयन सोशलिज्म को अपना मूल आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल माना था, और आरएसएस के साथ जो समन्वय बैठक होती थी वो बंद कर दिए थे, प्रचारक लेना बंद कर दिए थे, तो ये दोबारा से रिवाइव हुआ था जब 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी प्रेसिडेंट बने। तो उसके बाद से फिर दोबारा से प्रचारक लेने लगे। तो पहले लॉट में गोविंदाचार्य जी, नरेंद्र मोदी जी, संजय जोशी जी, ये लोगों को डिप्यूट किया गया था। लेकिन ऑन पेपर में तो कुछ नहीं हुआ था ना। ऑन पेपर अभी भी आरएसएस का काम कुछ होता है किसी हद तक? जितना मेरे को जानकारी है नहीं होता है। मतलब ऑन पेपर उस तरह से कुछ नहीं होता है कि आपको विज्ञप्तियां निकलती हैं, संगठन के अलग जो संगठन नियुक्तियां होती हैं, अलग, जैसे ऑर्गेनाइजर 5 जन ने, उनके जो ओनर हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम की कोई संस्था नहीं है, वो एक अलग कंपनी होगी, उसके कुछ और लोग अलग वो ट्रस्टीज होंगे उसके। लेकिन ये बहुत कमाल का मॉडल नहीं है और काफी सक्सेसफुल भी है। डिसेंट्रलाइज मॉडल ऑन पेपर है। हाँ, इफेक्टिवली मोस्ट सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। वही। हाँ। कि
पेपर पे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो संगठन इतना मजबूत है कि कोई पैरेलल खड़े करने की कोशिश भी नहीं करता। इसके सबसे ताज़ा उदाहरण मैं बताऊं तो प्रवीण भाई तोगड़िया हैं, जो विश्व हिंदू परिषद में इतने समय रहे हैं, उनका मुख्य चेहरा भी थे। वो निकल कर गए, उन्होंने कोशिश भी थोड़ी बहुत की है हालांकि, लेकिन वो उन्हीं लोगों में उतनी स्वीकार्यता प्राप्त नहीं कर सके जिनके वो नेता थे। बिल्कुल। और प्रचारकों के लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं बहुत बार सुनता था कि ऐसे होल टाइमर्स भी नहीं है कहीं, कभी कम्युनिस्ट पार्टियों में होते थे। ये क्या हुआ है कि आज भी आरएसएस को प्रचारकों की कमी नहीं है, और बाकी सभी पार्टियों में चाहे वो कोई भी हो, जो प्रचारकों के दम पे चलती थी, उनके पास भी होल टाइमर होते थे? नहीं, ऐसा उनके पास नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई प्रचारकों की कमी नहीं है। उनमें कई दौर आए हैं जब उनके पास क्राइसिस रही है, लेकिन हम असल में क्या है कि हमारी इतिहास का जो इमीडिएट सेंस है वो 2014 के बाद का है। तो 2014 के बाद से तो ये है कि एक सर्टन तबका आया है पूरे संघ परिवार में, जिनको ये देख के आया है कि मेरे को विनिंग पार्टी के साथ, विनिंग टीम के साथ रहने में फ़ायदा है। तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत लोग और पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। इसके पीछे मूल कारण है कि सब लोग उस पर्पस से नहीं ड्रिवन होते हैं जिस पर्पस से शायद पुराने प्रचारक ड्रिवन होते थे। मैं मतलब यकीन मानता हूँ कि अगर हम लोग बिल्कुल स्क्रूटिनाइज करना शुरू करेंगे तो जिस पर्पस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ में शामिल हुए थे, शायद बहुत सारे उनके केंद्रीय मंत्री शायद उसी पर्पस से नहीं जुड़े होंगे संघ के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ। इस पर आऊँगा थोड़ा। गांधी की हत्या, पहला बैन, आरएसएस पर बैन लगा था, हुआ क्या था एग्जैक्टली? और आज भी जब वो मुकदमा टिक नहीं पाया, आरएसएस बरी भी हो गया, तो भी क्या कारण है कि आज भी विपक्ष या विरोधी पार्टियां जो उनसे सहमत नहीं है उतनी ही मजबूती से उन पर आरोप लगाते हैं? देखिए, कुछ भी आरएसएस करे, ये बात का कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि नाथूराम गोडसे की बेसिक ट्रेनिंग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हुई थी 1930 के दशक में, लेट 1920s और अर्ली 1930 में। रत्नागिरी में वो भी थे, सावरकर भी थे और संघ के लोग भी थे। जब वो उनका पूरा प्रोसेस ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन जब हुआ था, उसके बाद वो डिसोल्यूशन हो गए, ये लोग कुछ कर नहीं रहे, इनको छोड़ के चले गए, हिंदू महासभा में शामिल हो गए। सावरकर 1937 के बाद आ गए, उनके साथ जुड़ गए। लेकिन जो बेसिक ट्रेनिंग है वो तो वहीं है ना, वहीं की है। तो उसके वजह से आप, कम से कम हमारे जनरेशन में ये कहा जाता था बहुत ही डेरोगेटरी तरीके से कि भाई वो कुछ भी पहना हो, अंदर तो निक्कर ही पहनता है ना। तो नाथूराम गोडसे के बारे में, ये लूज टॉक की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये हमेशा कहा गया कि नाथूराम गोडसे कुछ भी बने, लेकिन उनका जो मूल, जो उनके अंदर, जो आरएसएस ने जो ठूस के उनके दिमाग में भरा था, और जिसकी वजह से गांधी की प्रति जो हेट्रेड जो निकल के आई, वो उसी लिए निकल के आई क्योंकि वो ट्रेनिंग आरएसएस की थी। नहीं तो इस मुकदमे में आरएसएस जैसे आरोपित हुआ, हिंदू महासभा भी हुई होगी, सावरकर भी हुए होंगे। सावरकर को तो मतलब हुआ ही था, उसके बाद सावरकर को छोड़ दिया गया हाँ, था। तो क्या ग्राउंड थे जिनके आधार पर बरी हो गए आरएसएस के सभी स्वयंसेवक नेता और वो संगठन भी? देखिए, एस्टैब्लिश नहीं हो पाया, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिल पाया। ये सब ओरल एविडेंस है कि जब वो लोग निकल रहे थे सावरकर के घर से, तो उन्होंने बोला कि भाई आप सक्सेसफुल रहिए जिस काम करने के लिए जा रहे हैं। तो ये सब जो बोलते हैं ना कि हियरसे वाली बात हो जाती है। तो कोर्ट में जाके एस्टैब्लिश नहीं हुआ। लेकिन अगर आप जो जस्टिस कपूर वाली जो कमीशन है की रिपोर्ट है, जो 1960s में जीवनलाल कपूर की जो बात है, तो उसमें तब तक सावरकर की मृत्यु हो गई है। लेकिन वो फाइनली जाके यही बोलते हैं कि ऐसा कह पाना मुश्किल है कि वो नहीं जानते होंगे कि गांधी की हत्या करने का तय किया जा रहा है। मेरे को एग्जैक्टली वो वाक्य याद नहीं है, मैंने अपनी किताब में। हाँ, मैं चाहूँगा कि किसी को अगर इस वाले पहलू में दिलचस्पी हो तो उसे किताब पढ़नी चाहिए। लेकिन जब बैन लगा और फिर उसे हटाने की मांग हुई, तब तक खेड़गेवार नहीं थे और गोलवलकर सरसंघचालक बन गए थे। उनको एक लंबी चौड़ी लिस्ट मिली जिसमें कुछ शर्तें थी कि बैन तब हटेगा जब आप ये झंडा को रेस्पेक्ट करना चाहिए, राष्ट्रीय गान को रेस्पेक्ट करना चाहिए, संविधान होना चाहिए, यही मूलतः। क्या आरएसएस नहीं कर रहा था तब?
नहीं, आरएसएस का संविधान नहीं होता था 1925 में। नहीं, राष्ट्रीय चिन्हों का सम्मान नहीं करते थे। वो तो बहुत बाद तक 15 अगस्त 26 जनवरी के समय उनका नहीं किया जाता था। अब ये लोग बोलते हैं कि इसलिए नहीं करते थे हम लोग क्योंकि प्राइवेट संगठनों को नहीं करने दिया जाता था अंडर दी जो ऑफिशियल जो कानून है जिसके अंतर्गत, उसमें नहीं कर सकते थे। लेकिन ये बात तो सही है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को हर स्कूल, हर कॉलेज, हर क्लब झंडे फहराता था और उसको कभी किसी ने रोक नहीं लगाई। तो आरएसएस को रोकने वाला कोई नहीं था अगर वो चाहते थे। अच्छा, लेकिन बहुत बाद तक नहीं किया उन्होंने। उस वक्त देश के गृह मंत्री पटेल थे जी। गांधी की हत्या उनके लिए बड़ा निजी तौर पर भी एक धक्का था, और क्योंकि वो गृह मंत्री थे तो मैंने उस वक्त की बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, उनमें ये लगातार कहा गया कि पटेल को उनकी सुरक्षा और बेहतर ढंग से करनी चाहिए थी। हालांकि गांधी खुद अपनी सुरक्षा को लेकर उस तरह से बहुत परवाह भी नहीं करते थे और उन्होंने बार बार मना भी किया। जब ये सब घट गया, सरदार पटेल के दिमाग में आरएसएस के संबंध में क्या विचार थे? क्या कहीं हमको मिलता है देखने के लिए कि नेहरू और पटेल आरएसएस को लेकर क्या सोचते थे? देखिए, आज के राजनीति में ये दिखाया जाता है खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि पटेल मूलतः डिसग्रंटल्ड कांग्रेसमैन थे, जो कि ये वास्तविकता से बिल्कुल दूर है। वो उतने ही कमिटेड कांग्रेसी थे जितने पहले भी रहे, और आरएसएस के को कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे। बहुत ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। आरएसएस के बहुत बड़े क्रिटिक थे। उनके बारे में जो आरएसएस के बारे में जो उन्होंने जो कुछ लिखा नेगेटिव बातें या बोला, उसकी बहुत अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेशन की गई है। तो उसके बारे में जो उस एरिया के जो उस पीरियड के जो हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट किया है, जिनके बिल्कुल फिंगर टिप्स पे वो चीज़ें होंगी, जैसे हमारी जो चीज़ें हमने 1980 के दशक से लेके अब तक देखा है उस तरह से हमारे फिंगर टिप्स पे है, तो उनके फिंगर टिप्स पे होगी। देखिए, गांधी हत्या के समय तो जैसा माहौल बना, बहुत सारा मैंने पढ़ा कि जो असहमत थे गांधी से वो भी फिर हमदर्दी में इधर हो गए कि नहीं, हत्या तो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जब तक हत्या नहीं हुई थी उसके पहले क्या कांग्रेस में या जो सत्तारूढ़ लोग थे उनमें से किसी के मन में भी कभी भी कोई आरएसएस के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रही, उसके विचारों के प्रति, उद्देश्यों के प्रति? उस तरह का मैंने एविडेंस नहीं देखा है। जबकि कांग्रेस में भी मैंने कांग्रेस के अंदर हाँ, आरएसएस के प्रति कोई सिंपैथी किसी का एविडेंस नहीं देखा। जबकि हिंदू रुझान के बहुत लोग कांग्रेस में भी थे। बिल्कुल थे। मतलब उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी, जो पहली सरकार थी उत्तर प्रदेश में पंत जी के अंडर में, तो उनमें मतलब जिस तरह से उनका कंडक्ट था अयोध्या के घटनाओं को लेके 1949 में, उस समय देखने को मिलता है। और नेहरू के डायरेक्शंस का वो उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, उनको वायलेट करते हैं। उससे हमको देखने को मिलता है कि उनके थोड़े सिंपैथीज थे आरएसएस या फिर सावरकर के प्रति नहीं, लेकिन आइडिया ऑफ हिंदुत्व के प्रति उनका था। फिर भी उनकी सहानुभूति कोई आरएसएस को लेकर, हाँ, आरएसएस को प्रैक्टिकल फंक्शनल तौर पे नहीं देखने को मिलता हमको। ये नहीं कि चलिए इनको कोशिश करते कि इनके लिए बेल जल्दी करा दें, इनका अरेस्ट हटा दें, बैन हटवा दें, उसके लिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को कभी उन्होंने शॉर्ट सर्किट नहीं किया। अच्छा, जब हेडगेवार बीमार हुए, सवाल था उत्तराधिकारी कौन होगा। बहुत बड़े बड़े नेता उनके सामने थे, मतलब स्वयंसेवक थे जिनको वो चुन सकते थे। 34 साल के गोलवलकर को चुनने के पीछे क्या कारण था? उसके पीछे लोग मानते हैं कि एक तो उनके बीच के मतलब निजी रिश्ते बहुत अच्छे थे। उनको लगता था कि गोलवालकर संगठन को आगे ले जा पाएंगे। कंट्रोवर्सीज भी रही हैं बहुत कि शायद ये चॉइस नहीं था, लेकिन उसका कोई डायरेक्ट एविडेंस किसी भी तौर पे नहीं है कि हम बहुत ही कैटेगोरिकली कुछ कह पाए। ग्रे एरियाज हैं अभी भी, जिसके बारे में थोड़ा बहुत जिक्र मैंने अपनी किताब में किया है। हाँ, प्लीज़ बताइए। हाँ, मतलब किस तरह से उनका सिलेक्शन हुआ। बाद में कहा गया कि हेडगेवार जी ने गोलवालकर को चुना है। कुछ लोगों ने धीरे स्वरों में बोला कि इनको कब चुना गया, कैसे चुना गया, उस प्रोसेस के बारे में हमें क्यों नहीं पता है। तो ये सब बातें बोली गई थी। वो वॉल्टर एंडरसन और डामले ने अपनी पहली किताब में एक दूसरे थियरी की तरफ एल्यूड किया था कि
कुछ खास किस्म का रिश्ता था हेडगेवार और गोलवालकर के बीच में। स्पष्ट भी नहीं किया था कि किस खास किस्म के रिश्ते की तरफ वो लोग ध्यान खींचे, लेकिन उसका ज़रूर जिक्र किया था। तो इन सब चीज़ों की वजह से कुछ डेफिनेटिवली कहना मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर तय है कि गोलवालकर के सरसंघचालक बनने से देवरस भी खुश नहीं थे। वही मैं पढ़ रहा था। बाला साहेब देवरस भी खुश नहीं थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आज़ादी के बाद देवरस जी 1950 के दशक में कई साल के लिए संघ छोड़ के अपने परिवार में दोबारा वापस चले गए थे, फिर लौट के आए थे। लेकिन तो रहा है आपको आरएसएस के बीच में, के संगठन के बीच में, उनके इतिहास में आपको कई किस्म के इस तरह के डिस्कॉर्डेंट नोट्स देखने को मिलेंगे। ये उत्तराधिकारी के चयन का जो मामला, मैं तुलना बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल इसमें पढ़ते मुझे ऐसा लगा जैसे गांधी ने नेहरू को चुना और उससे बहुत लोग नाराज़ आज तक हैं कि पटेल को चुनना चाहिए था। इसके अपने तर्क हैं कि क्यों नहीं चुना या चुना होगा। ऐसे ही कुछ इधर दिखता है कि हेडगेवार ने 34 साल के गोलवलकर पर ज़्यादा भरोसा जताया बजाय उन नेताओं के, उन स्वयंसेवकों के जो उनके उससे पहले से करीब थे। गोलवलकर तो पढ़ा रहे थे, बाद में आए। लेकिन ये जो चयन का तरीका है, और उस वक्त लोकतंत्र की बहार थी, तो ये तो कांग्रेस में भी जिस तरह से इनिशियली हुआ और यही इनिशियली जिस तरह से संघ में हुआ, बाद में कोशिशें कांग्रेस में भले की गई और संगठनों में कि थोड़ा चुनाव कर लें, खुलकर कर लें। आरएसएस में क्या कभी इस बात को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई कि हमें अगला उत्तराधिकारी इस तरह चुनना चाहिए कि जैसे पहले नाराजगी हो गई, बड़े बड़े लोग थोड़ा नाराज हो गए, अब ना हो? नहीं, देखिए, जैसे कम से कम मैं बाला साहेब देवरस के चयन के समय तो ऐतिहासिक जो डॉक्यूमेंट्स को देख के पता चलता है कि गोलवालकर के बनते समय ये पता था कि इसके बाद के सरसंघचालक बाला साहेब देवरस ही होंगे। ये तय हो गया था 1940 में ही। उनको 33 साल वेट करना पड़ा, वो अलग बात है। बाला साहेब देवरस के बाद कौन, ये सवाल हम लोग एज रिपोर्टर्स, हम लोग बहुत पहले से तो नहीं, लेकिन हाँ 91 से बीच में हम लोग चर्चा करते थे, जो उस समय के जो फील्ड रिपोर्टर्स थे, और कोई क्लैरिटी नहीं मिलती थी। तब हम लोगों को समझ भी नहीं ज़्यादा आई थी संघ के बारे में, आरएसएस किस तरह से फंक्शन होती है। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि इन लोगों के बीच में अल्टीमेटली जाके कई सारे राउंड ऑफ डिस्कशंस हुए थे, और कुछ लोग नाराज़ भी हुए थे कि वो नहीं बन पाए, जिनमें मोरोपंत पिंगले का नाम बहुत ही अहम तौर पर उभर के आता है। लेकिन कहा जाता है कि उस समय रज्जू भैया को चुनने का, तय करने का मेन जो कारण था कि संघ को लगा कि अब हमारा सामाजिक विस्तार हो रहा है और अब हमको महाराष्ट्र ब्राह्मणों के आगे सोचना चाहिए, और इसी वजह से उत्तर प्रदेश के एक राजपूत या ठाकुर जो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह थे, उनको बनाया गया था। उसके बाद फिर उन्होंने नहीं, उसके बाद सुदर्शन जी, हाँ, कैसे सुदर्शन जी महाराष्ट्र के नहीं थे जी। तो सुदर्शन जी के बाद फिर मोहन भागवत बने, जो महाराष्ट्र के हैं। तो एक तरह से अपने जो कस्टोडियनशिप मानी जाती थी कि महाराष्ट्र के ब्राह्मण, उच्च कोटि ब्राह्मण वही सरसंघचालक होंगे, वो 3 के बाद उसको रोका गया था और अलग दिशा में आरएसएस ने कदम रखा था। इस आरोप में कितना दम है फिर कि आरएसएस सवर्णों की संस्था है? क्योंकि अगर ब्राह्मणों के अलावा भी कोई सरसंघचालक बना तो वो एक राजपूत थे। हालांकि आरएसएस ये बार बार कहता है कि हम जाति देखकर ना किसी को चुनते हैं, इनफैक्ट संगठन के अंदर भी किसी को किसी के उपनाम से कोई नहीं जानता है। और ये बात तो वाकई आरएसएस में रहने वाले बहुत साल तक जो रहे हैं उन्होंने भी कहा है कि आरएसएस के अंदर उन्होंने जो समाज में भी होता है जितना, उससे भी मतलब वैसा कोई रिफ्लेक्शन नहीं देखा। वो ऐसी छुआछूत नहीं है, उपनाम से कोई बुलाता नहीं है, कोई कभी इस बात पे बहुत जोर नहीं दे रहा है। लेकिन बाहर जो मीडिया में भी और जो बुद्धिजीवियों में बहस है, बात है, इस पर बहुत जोर है कि एक ऐसा संगठन है जो ब्राह्मणवादी है, एक ऐसा संगठन है जो सवर्णों का है। ये जब आपने ऑब्जर्वेशन किए होंगे, लिखा पढ़ा होगा, ढूंढा होगा, आपको कितना ठीक लगा? देखिए, शुरू में तो ज़रूर सी बात है कि मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक अपर कास्ट और महाराष्ट्र सेंट्रिक संगठन था। 1974 में बाला साहेब देवरस सरसंघचालक बनने के बाद पूना में एक भाषण दिए थे, उनको बुलाया गया था। एक बहुत ही मेजर एनुअल इवेंट होता है पूना में, बसंत व्याख्यान माला सीरीज़ करके, जो
19वीं शताब्दी से चला आ रहा है। तो उसमें उन्होंने बुलाया था, जिसमें उन्होंने पहली बार सोशल एक्सपेंशन आरएसएस के बारे में बात की थी उन्होंने, कि हमको करना चाहिए। 1974 और एक होते होते कम से कम 15 साल लग गए थे। आरएसएस के अंदर से भी भयानक इसको लेके प्रोटेस्ट हो रहा था। वो फाइनली जाके थोड़ा बहुत उनको स्ट्रेंथ मिलता है, जो लोग सोशल एक्सपेंशन चाहते थे, मीनाक्षीपुरम मास कन्वर्शंस के बाद से, कि लोगों ने बताया कि अगर आप नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली यही होगा। अगर आप हिंदू समाज को डोमिनेट कराएंगे सिर्फ ब्राह्मणों से, और टेम्पल एंट्री, इन जिन चीज़ों के बारे में आरएसएस पहले के दिनों से कैंपेन करती आई है, नहीं परमिट करेंगे तो अल्टीमेटली यही होगा कि लोग छोड़ के धर्म छोड़ के चले जाएंगे और मुसलमान बन जाएंगे। तो तब जाके परिवर्तन देखने को मिलता है। अल्टीमेटली जो पहला जो कॉन्क्रीट वो हमको मिलता है कि जब ठीक लोकसभा चुनाव में 1989 के लोकसभा चुनाव के पहले जब शिलान्यास का कार्यक्रम होता है, तो विश्व हिंदू परिषद एक दलित से पहला ईंटा का शिलान्यास किया जाता है, जो बाद में जाके टेम्पल ट्रस्ट के यहाँ तक कि कई गैर ब्राह्मणों को पुजारी बनाने का काम भी संगठन की तरफ से हुआ। बिल्कुल हुआ है, लेकिन वो जो इंस्टिंक्ट मैं मानता हूँ, जो संघ का जो इंस्टिंक्ट है, वो एसेंशियली अपर कास्ट रहा है। बहुत लंबे आज नहीं है, काफी हद तक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ा और आगे चली गई, लेकिन आरएसएस में अभी भी थोड़ा सा इंस्टिंक्टिवली अभी भी अपर कास्ट रेमनेंट्स हमको देखने को मिलती हैं। अच्छा, ये जो सरसंघ चालक का पद है, ये मैं आपसे तब भी पूछने वाला जब हम स्ट्रक्चर पर बात कर रहे थे। ये जो टर्म्स है, ये कहाँ से लिया आरएसएस ने, या उसकी अपनी ओरिजिनल है? सरसंघ चालक क्या होता है? सबके मतलब संघ चालक, सरसंघ चालक, सारे संघों के डिसेंट्रलाइज किस्म से इन्होंने अपने संगठन को शुरू में देखा था, तो कि अलग अलग जगह संघ होंगे, तो उस तरह से करके उभर के आया। एग्जैक्टली मैंने कभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं सोचा कि इनके बारे में हेडगेवार जी को कैसे आइडिया आए, किसके पीछे, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि जब जैसे आमतौर पर मीडिया की जो भाषा है, संघ प्रमुख लिख दिया, लेकिन एक्चुअली सरसंघ चालक है, सर कार्यवाह है, वहाँ पे बौद्धिक प्रमुख है, वहाँ पर शुरू में हम लोगों को भी समझने में दिक्कत आती। तो काफ़ी हद तक मेरे को लगता है थोड़ा संस्कृताइज्ड टर्मिनोलॉजी तो है, और शायद उसका इन्फ्लुएंस है। सर शब्द कहाँ से? मेरे को हिंदी लिंग्विस्टिक्स के बारे में क्योंकि मुझे लगा कि हो सकता है इस पर महाराष्ट्र का कोई असर रहा हो। मे बी महाराष्ट्र में इस तरह के पद मिलते रहे हों, संगठन जो बनते थे जिस वक्त, जिसकी हम बात कर रहे थे 25 के उसमें। अच्छा, बहरहाल हम जो फोटो देखते हैं आरएसएस के प्रोग्राम में, 2 लोगों की लगती है। मतलब वैसे भारत माता की फ़ोटो दिखाई देती है, लेकिन हम मुख्यतः वहाँ पर 2 फोटो देखते हैं, जिसमें एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर हेडगेवार, और दूसरा हम ये देखते हैं कि गोलवलकर गुरुजी की फ़ोटो है। तीसरी कोई फ़ोटो नहीं है। अब जबकि हमने जो बात की, आपकी किताब है इसमें कि सावरकर को भी मानते थे, उनकी किताब से शुरू हुआ, मुंजे को भी मानते थे, उन लोगों की भी फ़ोटो नहीं है जो प्रेरक थे उनके। इसके पीछे क्या कारण है कि कभी तीसरा फोटो नहीं लगा, और ये क्या कारण है कि इन 2 के ही फोटो लगते हैं? गोलवालकर के बाद बाला साहेब देवरस ने मूर्ति पूजन पे रोक लगाई, तो इसी कारण से आपको देखने को मिलेगा कि हेडगेवार जी और गोलवालकर का, उसके बाद आपको कोई सरसंघ चालक का वहाँ पे समाधि नहीं देखने को मिलती है, जितना मेरे को जानकारी है। तो मूर्ति पूजन, व्यक्ति पूजन, उन सब चीज़ों के खिलाफ रही है, और ख़ास तौर से बाला साहेब देवरस के पीरियड के बाद से। और भगवा ध्वज को गुरु मानना, वो मेरे ख्याल से हिंदू इन्फ्लुएंस है शुरू से लेके। जिस तरह से हिंदुओं में भगवा ध्वज को अपनाया जाता है, उसी तरह से किया गया था। मैंने इस पे एक बार चेकआउट किया था, पूरा ध्यान नहीं है मेरे को, तो शायद कह पाना मुश्किल होगा कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में। और गुरु दक्षिणा फिर किसके प्रति है, जो इतना बड़ा कार्यक्रम होता है? संगठन को गुरु मानते हैं, तो गुरु दक्षिणा जो है वो संगठन को दिया जाता है। अच्छा, किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति नहीं है उसमें गुरु ना। हाँ, वही बात थी। अच्छा, हम गोलवलकर की बात कर रहे थे,
सबसे ज़्यादा जो चर्चा होती भी है जिन सरसंघ चालकों की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें सबसे ज़्यादा गुरुजी जो हैं उनकी चर्चा बहुत होती है। एक तो वो इमरजेंसी वाला भी वाकया है, फिर गांधी वाला भी। उनका शायद पीरियड सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण भी था, सबसे चैलेंज ज़्यादा उन्होंने झेले हैं आरएसएस के प्रमुख के तौर पर। लेकिन उनकी वो जो किताब है जिस पर इतना बवाल है, आज भी इतना कहा जाता है कि वो किताब में जो है वो हिटलर का समर्थन कर रहे थे, वो भी नस्ल भेदी थे। एक तो कितना सही है मुझे नहीं पता, क्योंकि वो संस्करण तो मिलता नहीं हमें देखने के लिए, पता नहीं, अब हम तो नहीं कह सकते, जो रिसर्च करते हैं वो बताएंगे, तो आप वो बताइएगा। दूसरा ये भी, ये आप कौन सी किताब के बारे में बोले? मैं जो गोलवलकर की अपनी किताब है, वी द नेशन हु डिफाइंड, वो तो उसके बारे में तो है कि उन्होंने, अब तो है कि उन्होंने लिखी नहीं वो किताब, तो उसके बारे में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी रही है। वो तो 1960 में उन्होंने बोला कि ये किताब मेरी नहीं है, ये तो बाबूराव सावरकर जी, जो वीर सावरकर के बड़े भाई थे, उन्होंने लिखी थी मराठी में, उसका मैंने रूपांतर किया था अंग्रेजी में। तो वो उन्होंने ही मना कर दी कि उन्होंने नहीं, हाँ उन्होंने, लेकिन 20 साल बाद, 20 साल तक गोलवालकर जी का ही किताब माना जाता था। अगर मैं इसमें थोड़ा आगे बढ़ूं, क्योंकि अब मेरे आखिरी 2-4-5 सवाल हैं, तो हम इमरजेंसी तक जब आते हैं, एक तो संघ ने ये कहा हमेशा कि हम अराजनीतिक रहेंगे, संघ कभी डायरेक्ट चुनाव में गया नहीं। फिर क्या कारण रहे कि संघ को फाइनली परोक्ष रूप से ही सही लेकिन राजनीति में आना पड़ा, जनसंघ बनाया? अभी भी नहीं आया, तो जनसंघ को बनाया उन्होंने। किसका है वो? था उनका किसने, वो तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लीड ली थी कि हमको बनाना चाहिए संगठन, और संघ ने कहा कि ठीक है बनाइए आप, हम हमारे आपके साथ हैं, और उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय को उनको भेज दिया कि आप इनको यूज़ करिए। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ बनाई थी। तो डायरेक्ट कोई एसोसिएशन नहीं है राजनीति से संघ का। मैं वही समझ, लेकिन अभी भी पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री स्वयंसेवक रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी स्वयंसेवक थे, प्रचारक भी थे। वाजपेयी जी की अमेरिका में जाके बाकायदा पब्लिक में बयान था, वंस अ स्वयंसेवक ऑलवेज अ स्वयंसेवक। मोदी जी ने कभी नहीं बोला कि, नहीं नेगेट किया कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कई इंटरव्यूज़ में, मेरे को भी उन्होंने कहा था, जब मैंने उनको पूछा था कि आपने कभी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं की थी, गवर्नेंस नहीं की थी, तो कैसे किए? तो बोलता मेरा संघ का ट्रेनिंग मेरे को काम सिखाया था कि कैसे लोगों के साथ डील करना है, और वही मेन क्वालिटी की ज़रूरत होती है, लोगों के स्किल को समझ के उसका इस्तेमाल करना और उनसे काम करवाना। हालांकि पहला सवाल स्वयंसेवक आप रहेंगे नहीं रहेंगे वाला तब उठा था, जो मेरे ख्याल में है जब जनता पार्टी में सवाल आया ड्यूअल मेंबरशिप वाला, जिसमें कहा गया कि या तो आप आरएसएस के मेंबर रह लीजिए या जनता पार्टी के रह लीजिए। और इस प्रश्न पर अटल बिहारी वाजपेयी ने आडवाणी के साथ जनता पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी बनी है। तो ये तो बहुत साफ तभी हो जाता है कि वो किसे चुनते हैं और किसके प्राइमरी मेंबर रहना चाहते हैं। तो पेपर पर लिंकेज कोई नहीं है, बात ठीक है, पर मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या कभी आरएसएस के अंदर जनसंघ बनने से पहले ये बात उठी थी कि हमें पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, अब पॉलिटिक्स से दूर हम रह नहीं सकते? जनसंघ बनने के पहले कोई नहीं हुई थी। बेसिकली पार्टी बनाने की ज़रूरत इसलिए हुई थी क्योंकि इन लोगों को लगा था कि जब बैन हो गया, गांधी जी की हत्या का उन पर आरोप लगा, तो उनको पब्लिक में डिफेंड करने वाला कोई नहीं था। तो उनको लगा कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, या राजनीतिक दल होना चाहिए, या कोई संगठन होना चाहिए जो हमको डिफेंड कर सके। हमारी आवाज़ राजनीति में होनी चाहिए, इसलिए पार्टी को समर्थन दिया गया, इसलिए पार्टी बनाई गई। क्या कोई दौर ऐसा भी था आपातकाल के बाद, जैसे मैं कई पत्रकारों की किताब पढ़ता हूँ जिसमें कहा जाता है कि वो मतलब संघ ये प्रिफर करने लगा था और संघ को कांग्रेस भी पसंद आने लगी थी, क्योंकि इंदिरा गांधी का एक हिंदू रुझान आपातकाल के बाद बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया था, बहुत ज़्यादा दिखने लगा था। क्या आपने अपने पत्रकारिता जीवन में कभी ये पढ़ा, देखा, समझा? मतलब कई लोग कहते हैं नहीं, हमने तो 1984 के बाद देखा था कि उस चुनाव में आरएसएस को बिल्कुल लगा था कि राष्ट्र को यूनाइटेड रखने के लिए हमको कांग्रेस को समर्थन करना ज़रूरी है। तो उसी दौर में मतलब हम देखते हैं कि वाजपेयी जी भी ग्वालियर से चुनाव हार जाते हैं। अब उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट था, कितना डायरेक्शन दिया गया था,
ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई वही है जो मैं कहता हूँ कि कोई ऑफिस ऑर्डर तो नहीं निकला था। तो आरएसएस में तो जो मैं कहता हूँ कि फैंटम जैसे टॉम टॉम एक ड्रम बजा के मैसेज फैलाते थे, टॉम टॉम मैसेजिंग सिस्टम फैंटम की होती थी, तो उसी तरह से आरएसएस की भी एक मैसेजिंग सिस्टम होती है, वर्ड ऑफ माउथ से, मुंह से प्रचार, 1 to 1 एक एक करके जाता है, शाखा टू शाखा, इस तरह से खबर जाती है। इतने आनुषंगिक संगठन हैं, और हमने देखा कि वाजपेयी सरकार में भी हुआ था जब मजदूर संगठन बहुत खुश नहीं थे वाजपेयी की आर्थिक नीतियों से। नहीं, उस समय वाजपेयी सरकार के समय में संघ को लगता था कि ये सरकार रहे या ना रहे हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन इस काल में 2014 के बाद से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 2 P's का फायदा हुआ है, प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट हुए हैं और पोजीशंस मिली हैं। सरकारी, गैर सरकारी, इनफॉर्मल, एसोसिएट गवर्नमेंट का जो भी संगठनों में जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है अपने या फिर एफिलिएटेड वालों में, तो आरएसएस के लोग आज आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, पूरे मतलब सरकार के अलग अलग लेवल्स में। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेन ऑफिशियल सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे प्लेसमेंट्स होती हैं, पोजीशंस होती हैं और जो प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट होती है वो पूरी तरह से सरकार ने की है। तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है इस सरकार के साथ, एक सर्टन इंटरेस्ट भी है कि ये सरकार अगर सत्ता में रहे तो हमको जो लाभ हुआ है 2014 से वो होता रहेगा। तो जो संघ का जो अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है कि समाज ही संघ बन जाए, उसकी तरफ होते हुए अग्रसर दिखता है उनको, और यही इसी कारण से वो मोदी सरकार के तमाम डिफरेंसेस, डाइवर्जेंसेस को एक्सेप्ट करती है। हाँ, जो केसी सुदर्शन और वाजपेयी के बीच में तालमेल बिल्कुल नहीं दिखता, नहीं बना था, बिल्कुल नहीं, उसमें बहुत सारे कारण थे। अच्छा, संघ इस बात को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश करता है, आप बेहतर बताएंगे कि गांधी के वक्त भले ही बैन लगा हो, आपातकाल में तो खैर वही कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए हम लड़े तो बैन लगा, लेकिन जो जंग हुई चीन के खिलाफ उसमें संघ बाकायदा सक्रिय हुआ भारत की उसके बाद में। हाँ, मतलब सेवा के लिए देश की उन्होंने कहा, हम उतरे, हमने ट्रैफिक भी कंट्रोल किया, जो भी हुआ। और बाद में शास्त्री जी ने, मेरा ख्याल है, उन्हें अनुमति दी कि वो 26 जनवरी की परेड में शामिल हों। जी देखिए, 1962 के चुनाव में जैसे मोदी जी के साथ जब मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि हम जब छोटे थे तो हम अपने गांव से मेहसाणा जाते थे, जो मेन ट्रंक लाइन वाली जो ट्रेन थी, सैनिक बॉर्डर पे जा रहे थे, हम उनको जाके गरम कपड़ा दे रहे थे। तो वो हंसने लगे कि हम जो गरम कपड़ा दे रहे थे उनको वहाँ क्या फ़ायदा होगा, हमको समझ में नहीं आया। लेकिन ये एक तरह से कमिटमेंट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, कमिटमेंट के तौर पे हम देखते हैं, तो उसी तौर पे हमको देखना चाहिए। तो आरएसएस को रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने का जो फैसला था वो किसी एक उस समय हमको समझना पड़ेगा कि सरकार जो थी थोड़ी डिफेंसिव में थी और एक तरह से वो कंसेंसुअल पॉलिटिक्स की तरफ जा रही थी। तो कंसेंसुअल पॉलिटिक्स के दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 26 जनवरी के परेड में शामिल होने दिया। उसको हम लोग आज अपने आज के प्रिज्म से देखते हैं, उस समय हमारे प्रिज्म से उस वक्त के राजनेताओं ने नहीं देखा था। कांग्रेस में ये एक बहुत बड़ी ब्लास्फेमी नहीं थी और भारतीय जनसंघ के उसमें कोई बहुत बड़ी उपलब्धि भी नहीं थी। ये उस समय राष्ट्र की ज़रूरत थी। उस समय हर एक कोई राष्ट्र के साथ खड़ा हो रहा था क्योंकि मोराल डाउन था बहुत, तो उसकी वजह से मैं उसको उस तौर पे देखता हूँ। एक लंबा वक्त रहा जब राजनीति में थोड़ी जनसंघ से भी दूरी वैसी ही बनी रही जैसे भाजपा से बनी थी। बाद में हालांकि वो टूट गई क्योंकि बहुत सारे 2 दर्जन पॉलिटिकल पार्टी साथ में आई, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता साथ में आ गए, तो ये हुआ कि जो अछूत बनाया हुआ था भाजपा को भारतीय राजनीति में वो खत्म हुआ। लेकिन ये जनसंघ के समय भी था। क्या आप ये मानते हैं, एक आप पॉलिटिकल पंडित भी हैं तो थोड़ा हमें समझना चाह रहा हूँ, आप ये मानते हैं कि आपातकाल के दौरान जो इंदिरा के खिलाफ एक मोर्चा बना जिसमें संघ ने जनसंघ को भी भेजा आगे और ये प्रश्न उठा कि ये तो सांप्रदायिक लोग हैं,
तो जितना मुझे याद आता है जेपी ने कहा कि अगर संघ सांप्रदायिक है तो मैं भी सांप्रदायिक हूँ। क्या ये भी एक माइलस्टोन था जनसंघ के राजनीतिक करियर में, जब जेपी के मुंह से जो बात निकली वो उसके लिए एक बड़ा डिफेंसिव पॉइंट साबित हुई कि जब वो हाथ मिला सकते हैं तो फिर क्या है? नहीं, बिल्कुल, मतलब जयप्रकाश नारायण का वो बयान एक बहुत बड़ा बयान था पूरे संघ परिवार के लिए, और उसका उनको बिल्कुल लेजिटिमेसी मिली, और वही लेजिटिमेसी को डबल करते हुए आगे 89 में वीपी सिंह देते हैं कि एक तरफ भारतीय जनसंघ के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट करते हैं, और दूसरी तरफ से लेफ्ट के पार्टीज़ के साथ भी किया उन्होंने, और लेफ्ट पार्टीज़ ने इसको एक्सेप्ट किया। मुझे एक बहुत कमाल की घटना याद आ रही है, और अगर मुझे ठीक याद आ रही है, आडवाणी जी ने अपनी किताब में बात लिखी थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना पहला गठबंधन शायद दिल्ली के नगर निगम चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी से किया था। तो मेरे को ये याद नहीं है। हाँ, मुझे इसलिए याद आया क्योंकि अभी गठबंधन की जो बात चली, तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के साथ जो कम्युनल ठप्पा लगा हुआ था उसे दूर करने में बहुत हद तक भारत के और पॉलिटिकल दल और नेता भी शामिल रहे, क्योंकि एंटी कांग्रेसिज्म की राजनीति थी उस समय। हाँ। तो कांग्रेस को हटाना था, तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो थे, तो इस वजह से शायद लोगों ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो आज की तारीख में हाइंडसाइट के बेनिफिट के साथ बोलेंगे हमने वो शायद गलत फैसला लिया था। अच्छा, एक प्रश्न और है, आरएसएस के फंड को लेकर होता है, उसमें ये बात होती है कि जैसा आपने कहा बैंक खाता तो है नहीं, और आरएसएस तो अब विदेश तक में चलता है हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से। तो ये इतना बड़ा संगठन जो अपने प्रचारकों को खर्चा भी देता है, क्योंकि प्रचारक घर से निकल गया एक सन्यासी की तरह रहता है, जैसा उनका दावा है कि भाई हम अब घर से कुछ नहीं लेते, घर का काम तो कर नहीं रहे, समाज का कर रहे हैं, समाज देगा। ये पैसा कहाँ से आता है, फंड कहाँ से होता है इतना कि आरएसएस के काम चलते हैं? देखिए, इसके बारे में कोई चीज़ को स्पष्ट रूप से बहुत डायरेक्टली कह पाना मुश्किल है, और चूंकि इसके बारे में एविडेंस इतना कम है, और मतलब एविडेंस क्या कि कुछ कोई फिगर्स नहीं है, तो इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। कोई भी कुछ भी कहेगा तो वो रिस्क करेंगे कि हम अपने आप को फॉल्स एक्यूजेशंस। कभी किसी ने प्रश्न नहीं उठाया, किसी पार्टी ने भी? सरकार पार्टीज ने तो उठाया है, कांग्रेस ने कई बार उठाया है। विश्व हिंदू परिषद पे इनकम टैक्स के बहुत सवाल उठे थे 1990 के दशक में, जब राम मंदिर आंदोलन एकदम चरम सीमा पर था, केसेस भी हुए थे। उसके बाद में केसेस सब धीरे धीरे ख़त्म हो गए। तो सवाल तो उठे हैं राजनीतिक स्फीयर में, लेकिन राजनीति के बाहर के स्फीयर में किसी ने इसको कभी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं किया, क्योंकि एविडेंस कुछ है नहीं, कुछ मिल नहीं पाता है, कोई मनी ट्रेल उस तरह से हमको मिला नहीं है। और चूंकि ये एरिया इतना ट्रेचरस है, इसलिए कोई इसके बारे में ज़्यादा बोलता नहीं है। अब आखिरी एक दो सवाल। 100 साल हो गए हैं, और मैं देख रहा था कि मोहन भागवत लगातार सार्वजनिक रूप से उतना आए हैं जितना पहले कोई आया नहीं है। एक प्रश्न उठा है जिस पर उन्होंने जवाब भी दिया था, ये उठा था कि क्या संघ का काम समाप्त हो चुका है और संघ को अब समाज में विलय कर लेना चाहिए, क्योंकि अब तो आपने एक पॉलिटिकल पार्टी इतनी बड़ी बनाई है जो समाज में काम कर रही है, इतने सारे संगठन काम कर रहे हैं, संघ का काम खत्म हो गया है। इस पर आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? वो सीरियस हैं इस चीज़ को लेकर? नहीं, मेरे ख्याल से तो संघ अभी एक मेजर एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरेगा अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहते हैं कुछ समय और। तो उसके बाद संघ कितना रेलेवेंट रहेगा वो कह पाना मुश्किल है। जो संघ और जो बीजेपी के बीच में जो कॉन्ट्रडिक्शंस उभर के आई हैं पिछले 2-3 सालों में, खासतौर से मोदी जी और संघ के बीच में, वो किस तरह से रिजॉल्व होता है उस पर बहुत कुछ तय करता है। अभी मैं ये कहूँगा कि सिचुएशन बहुत ही डायनामिक है, कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आमतौर पर हमने यही देखा है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, मुख्यमंत्री बने या प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कभी संघ को उस तरह से तो कभी नहीं कहा कि उसको सेकेंडरी रखा हो। तो आप ये बात अगर कह रहे हैं तो क्या मतभेद इतने गहरे हैं पार्टी और संघ के बीच? मतभेद जो है, देखिए मूलतः क्या है कि मोदी जी फंक्शनल ऑटोनॉमी
पसंद करते हैं, मतलब चाहते हैं। गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी फंक्शनल ऑटोनॉमी थी, वही प्रोसेस अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। संघ इसको अपोज करती है, हमेशा नहीं कर पाई है। पिछले 1 साल में हमको देखने को मिला कि संघ ने कुछ ज़्यादा पावरफुली इसको रेजिस्ट किया, और वही कारण है कि हमको 2024 का नतीजा देखने को मिला। उतने कमिटेड तरीके से इलेक्शन में कमिटेड नहीं रही आरएसएस का जो नेटवर्क था। ये आगे जाके किस तरह से इवॉल्व होगा, क्या सेटलमेंट होगा या नहीं होगा, कहना पाना बहुत ही मुश्किल है। ये 1 साल जो है, इसलिए मैं मानता हूँ बहुत क्रूशियल है, क्योंकि कई सारे मुद्दे आए थे। 75 साल का भी इशू है, जिसको एक बार बोला, सेकंड टाइम उन्होंने कहा मैंने तो कभी कहा ही नहीं, तो आपने पहले कहा। क्रॉस क्वेश्चनिंग अगर किया जाए मोहन भागवत जी का, तो उनको खुद जवाब नहीं दे पाएंगे वो। तो बहुत सारे अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं। इस साल को देखते हैं, उसके बाद में हम लोग शायद इसके बारे में बात करेंगे जरूर कि आरएसएस कितना रिलेवेंट हो पाएगा। लेकिन अल्टीमेटली मैं ये हमेशा याद दिलाता हूँ कि आरएसएस कहती है उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि संघ समाज ही संघ बन जाए। तो लेकिन फिर बागडोर संभालने वाला कौन होगा? कोई तो ऑर्गेनाइजेशन होगा ना, जो हर ऑर्गेनाइजेशन में किसी ना किसी को तो कंट्रोल संभालने पड़ेंगे ना। अभी तो कोई नहीं संभाल रहा। हमारी जो पूरी बातचीत है, तो मोहन भागवत तो नहीं, जो इतनी लंबी बातचीत हुई उसमें मैं तो ये समझ पाया कि आप भी यही कह रहे हैं, आपकी किताब भी यही कह रही है, संघ भी यही कह रहा है कि हम किसी अनुषंगिक संगठन की बागडोर नहीं संभाल रहे हैं। वो सेल्फ सफिशिएंट है, अपना काम खुद कर रहे हैं। नहीं, लेकिन संघ चाहती है कि हमारे साथ चर्चा हो। अच्छा, हाँ, वो चाहती है कि अगला भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन हो, उससे चर्चा हो। अच्छा, यही मूल कारण है कि अगला बीजेपी का प्रेसिडेंट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। अच्छा, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है कि कंसेंसुअल प्रोसेस से होगा या यूनिलैटरली बीजेपी के कुछ नेता तय करेंगे। सर, मेरे मन में फिर ये प्रश्न है, अगर गर्भनाल से ही खत्म हो जाए, कट जाए बीजेपी संघ के, तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि संघ इतना बड़ा संगठन है, इतने संगठन है उसके पास अपने आनुषंगिक, कि अगर एक आनुषंगिक संगठन जो पॉलिटिक्स में सक्रिय है, उसमें सब उसके स्वयंसेवक भी नहीं है, अब तो बहुत सारी पार्टी से लोग गए हुए हैं, अगर अलग होकर अपना काम कर भी रहा हो, तो इससे संघ के अस्तित्व पर क्या प्रश्न उठ रहा है? मैं वही कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली किस तरह से ये सिचुएशन रिजॉल्व होगी, जो कॉन्ट्रडिक्शंस उभर के आई हैं, उसके बाद ही कह पाना मुश्किल है कि आगे कैसे की परिस्थिति क्या रहेगी। एक पार्टी और बना लेंगे, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? अगर कोई कहना बहुत आसान होता है, बहुत मुश्किल भी होता है। पार्टी बनाना मुश्किल तो है। कल को मोदी जी नहीं रहे तो बीजेपी क्या दोबारा खड़ी हो पाएगी, उसके बारे में भी सवाल उठेंगे। संगठन, पार्टी कई बार व्यक्ति ड्रिवन हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे पीरियड में इतना ज़्यादा कोई सिंगल इंडिविजुअल ड्रिवन नहीं रहा है, जो 2014 के बाद से धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली हुआ है। इतना इंडिविजुअल सेंट्रिक नहीं रहा है अपने इतिहास में। लेकिन संघ बिल्कुल नहीं है, अभी भी संघ अभी भी नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा, मतलब मुझे जो अनुमान लगता है, बात तुम करेंगे, सही बात, संभावनाएं तो विशाल हैं कि अगर एक संगठन चला भी गया तो संघ के अस्तित्व पर क्या प्रश्न है, उसका एग्जिस्टेंस कहाँ खतरे में है? वो जो चल रहा था चलेगा, थोड़ा कम इन्फ्लुएंस हो जाएगा, कुछ आगे घटना होगी तो उसकी चर्चा तभी हो सकती है। मेरा आखिरी प्रश्न है सर, 100 साल हो गए अब आरएसएस को, कितना बदला है? क्या उसकी ज़रूरतें बदली हैं? अपने विचार को लेकर वो कितना फ्लेक्सिबल हुआ है, और अपने प्रोग्राम्स को लेकर भी आपको क्या लग रहा है? अपने प्रोग्राम्स को लेकर तो फ्लेक्सिबल नहीं हुए हैं, कोई डाइल्यूशन नहीं हुआ है आइडियोलॉजी में। संगठन के कोर वैल्यूज़ में कोई परिवर्तन मुझे नहीं नज़र आता है। वर्किंग स्टाइल में ज़रूर परिवर्तन हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि टेक्नोलॉजी बदली है। और जैसे टू एंड ऑन अ लाइटर नोट, वो लोग ग्रो किए हैं, वो लोग बदले हैं, हाफ पैंट से फुल पैंट पे हो गए। तो दैट सिंबलाइजेस कि जो एक कोर आइडेंटिटी थी उनकी, उस तक को बदलने के लिए वो तैयार हैं, प्रोवाइडेड आइडियोलॉजी ना बदले। हाफ पैंट पहने या फुल पैंट पहने, आइडियोलॉजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन एक पूरा कल्चरल, एक लिंग्विस्टिक फ्रेमवर्क था हाफ पैंट से एसोसिएटेड, उसको उन्होंने अगर त्याग दिया है, जो पॉजिटिव भी था नेगेटिव भी था। उस गर्व से भी हाफ पैंट पहनते थे और डेरोगेटरी तौर पे उसको
क्रिटिसाइज और डेनिग्रेट भी किया जाता था। तो उससे अगर चेंज परिवर्तन करके आए तो ये तो मतलब अपनी आइडियोलॉजी के प्रचार के लिए कुछ भी परिवर्तन करने के लिए तैयार है। लेकिन कोई संगठन 100 साल तक अगर बना रहता है और लगातार मजबूत होता जाता है, उत्तर विकास करता है, उसके मूल में एक बहुत बड़ा मूल्य तो यही है ना कि वो बदलती परिस्थितियों के साथ अपने आप को बदल ले। मेरे ख्याल से मेन जो है कि उनका जो मेन पर्पस है, जो हमारे जो नर्सरी में, हिंदुस्तान के नर्सरी में एक ऐसा हम लोगों का सोसाइटल कॉम्प्लेक्स है, एक फैब्रिक है जो आइडेंटिटीज़ में बटा हुआ है, और जिस कारण से मतलब आज हम अपोजिंग आइडेंटिटीज़ के दौर से गुजर रहे हैं कई दशकों से, और वो एक आइडेंटिटी को प्रॉप अप कर रहा है। तो उस मेजॉरिटेरियन एक आइडेंटिटी को प्रॉप अप करने की वजह से वो इस दौर पे पहुंचा है कि हम कह सकते हैं कि वो ख़त्म नहीं हुआ है और बल्कि मजबूत हो गया है। तो आगे एग्जैक्टली किस लेवल तक ये जो कॉन्फ्लिक्ट है अलग अलग आइडेंटिटीज़ का, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। क्या ये परमानेंट है? क्या हमेशा से लोग एक दूसरे कम्युनिटी के प्रति एक डिस्ट्रस्ट, क्या उसी से गवर्न होते रहेंगे? क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट के मैदान में जो चीज़ें हमको पिछले दिनों में देखने को मिली, ये और ज़्यादा डिटीरियोरेट करेगी कि एक तरफ का एक खिलाड़ी 6 उंगलियां दिखा रहा है, दूसरे तरफ के खिलाड़ी कुछ और बोल रहे हैं? ये कहाँ तक जाएगा कह पाना बहुत मुश्किल है, और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, बहुत सारे सवाल 100 साल के ऊपर हैं, और मेरे ख्याल से हम लोग व्यस्त रहेंगे आने कई सालों तक। बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने हैं। सर, आप आए, इतना समय दिया, आखिर में कुछ अगर जोड़ना चाहें अपनी तरफ से, मैंने सवाल किया, आपने उनके जवाब दिए, लेकिन अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें तो प्लीज़। नहीं, मेरे ख्याल से मतलब आपने मतलब कुछ छूट तो नहीं है मुझसे? कुछ छूटा तो नहीं, और सीरियस बात की हमने, यही बहुत ज़रूरी बात थी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। नीलांजन मुखोपाध्याय, जिनकी किताब फिलहाल मेरे हाथ में है, द आरएसएस आइकन्स ऑफ द इंडियन राइट, 2019 में आई थी और अब भी अमेज़न पर उपलब्ध है। तो आरएसएस के विचार से भले ही आप सहमत हों, असहमत हों, लेकिन ये इतनी बड़ी ताकत है फिलहाल अब हमारे देश में, पॉलिटिकली भी है और सामाजिक तौर पर भी, कि आप इसके अंदर क्या चलता है उसे ज़रूर जानना चाहेंगे। खबरें तो मीडिया में आती रहती हैं, तो वो समझने के लिए कि अंदर क्या चल रहा है, इतिहास क्या रहा है, जो वैचारिक प्रतिष्ठान है या जो मूल है वो क्या है, उसको जानने के लिए आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। और इस पॉडकास्ट में बहुत सारी किताबों का जिक्र आपने किया है, कई सारी हैं, वो भी आप नोट कर सकते हैं, उन्हें भी आपको ख़रीद कर पढ़ना चाहिए। कई किताब पढ़ेंगे भाई साहब, तब जाके थोड़ा सा कुछ आइडिया होगा कि 100 साल में एक संगठन कैसे बड़ा होता है, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस के साथ खड़ा होता है और यहाँ तक पहुँचता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके धैर्य के लिए। कमेंट बॉक्स खुला है प्रशंसाओं और गालियों के लिए, सारे कमेंट पढ़ते हैं हम, अब आपके हवाले है। बाकी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैंने जैसा शुरू में कहा था, उम्मीद कर लिया होगा, नहीं किया हो तो प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया।